कार्यक्रम में। आज दो व्याख्यान होंगे। पहला व्याख्यान है मोटिवेशन पे और दूसरा व्याख्यान है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। जैसा कि आप सबको पता है कि कल दिनांक 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे था और पूरे देश में ये राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय जो कि भारत रत्न थे, उनकी स्मृति में ये डॉक्टर डे मनाया जाता है। और कल हम लोगों ने स्वास्थ्य जागरूकता व्याख्यान आयोजित किए थे, जिसमें कि प्रोफेसर एस.के. कटियार व प्रोफेसर नवनीत कुमार ने अपने व्याख्यान दिए थे। आज दो व्याख्यान हैं, उनमें डॉक्टर अवध दुबे जी अपना व्याख्यान देंगे और डॉक्टर गणेश शंकर जी अपना व्याख्यान देंगे। जैसे ही हमारे वक्तागण हमारे बीच जुड़ते हैं, तुरंत ही ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। देरी के लिए खेद है और मैं आशा करता हूँ अति शीघ्र आपके सामने एक कार्यक्रम होगा। यस। हेलो हेलो सर। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ, क्या हाल चाल है सर? बहुत बढ़िया। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जैसा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आदरणीय रोटेरियन डीसी शुक्ला जी के द्वारा आह्वान किया गया था पूरे मंडल में कि हम लोग 1 जुलाई को सीए डे और डॉक्टर डे सेलिब्रेट करेंगे, इसी आह्वान को स्वीकार करते हुए रोटरी क्लब कानपुर ने डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन का एक बीड़ा उठाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का, जिन्होंने हमारे रोटरी क्लब ऑफ कानपुर के साथ कोलैबोरेट करके इस एक कॉम्बो पैकेज 2 दिन का आप सभी के सामने रखा, जिसमें पहले दिन हम लोगों ने हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर टॉक करी, जिसमें डॉक्टर नवनीत कुमार जी और प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. कटियार जी ने अपने वक्तव्य रखे। आज हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर और हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर दूसरी टॉक रखने जा रहे हैं डे 2 की, जिसमें कि हमारे जितने भी अतिथि हैं उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ हमारे मित्र कहें, बड़े भाई कहें, हमारे साथी कहें, डॉक्टर प्रवीण कटियार साहब, जिनका सहयोग रोटरी के काम में हमेशा हमको मिलता रहता है। हम चाहे अपनी रोटरी की मीटिंग के लिए या सहयोग के साथ कार्य करने के लिए कभी भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो कभी भी ना नहीं होती और बढ़ चढ़कर आप हमारे साथ हिस्सा लेते हैं। मैं बहुत आपका आभारी हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि इस कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा और डॉक्टर्स डे के बारे में जानकारी हम सभी के मध्य रखें। डॉक्टर प्रवीण कटियार साहब। पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि गौरव भैया ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री डीसी शुक्ला जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और यह कार्यक्रम 2 दिनों के लिए रखा गया था और विचार ये था कि पूरा लॉकडाउन और उसके बाद कोविड की परिस्थितियों की वजह से गैदरिंग नहीं हो पा रही है, तो हम डॉक्टर्स डे में क्या करें, कैसे इस डे को मनाएं और इस तरीके से मनाएं कि आम जनमानस तक मैसेज पहुंचे कि स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी बातें हैं। और रोटरी क्लब है, युवा वर्ग का क्लब है, तो युवा वर्ग कैसे स्वस्थ रहने में और समाज की तमाम कठिनाइयों से लड़ने में कैसे सहायता कर सकता है, इसको देखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और 2 दिन का कार्यक्रम था। आज द्वितीय व अंतिम दिन है। पहले दिन हमने हेल्थ अवेयरनेस पे टॉक्स रखी, जिसमें कि प्रोफेसर एस.के. कटियार व प्रोफेसर नवनीत कुमार ने अपने व्याख्यान दिए। आज मोटिवेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे टॉक है। मोटिवेशन पे डॉक्टर अवध दुबे, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए कानपुर के और चेयरमैन हैं आर.के. देवी आई रिसर्च इंस्टीट्यूट के, वह व्याख्यान देंगे और उनका टॉपिक है रोल ऑफ यूथ इन हेल्थ अवेयरनेस, युवाओं की भूमिका स्वास्थ्य जागरूकता में। और दूसरा विषय है
साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कोविड, इस पर बोलेंगे डॉक्टर गणेश शंकर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में। तो इन दो विषयों पे आज यह व्याख्यान होगा। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अवध दुबे जी का, वो हमारे बीच आ चुके हैं और आज उनका प्रथम व्याख्यान है। मैं स्वागत करता हूं श्री DC शुक्ला जी का, श्री पवन अग्रवाल जी का, श्री सुधीर मेहरोत्रा जी का, गौरव जी का और सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम का, सागर निगम, देवांशु भल्ला, तन्वी भल्ला और रोटरेट के सभी मेंबर्स का, और आप सभी लोग जो कि जूम पे जुड़े हुए हैं या फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम से, जैसे कि कल के कार्यक्रम में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ दोनों स्पीकर्स का, बहुत ही अच्छी बातें पता लगी, तो आज भी हम लोग कुछ ऐसी बातें जानेंगे, कुछ अच्छी बातें जानेंगे और समाज की दशा और दिशा बदलने में जो चीजें सहायक सिद्ध होंगी उनको हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण भैया, आपने कार्यक्रम को बहुत अच्छे से समराइज करते हुए सबको बताया कि किस प्रकार हम लोग डॉक्टर्स डे को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं रोटरी क्लब ऑफ कानपुर से इस पूरे प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर तन्वी भल्ला को, कि वो अपना वेलकम स्पीच के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर तन्वी भल्ला को। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। मैं रोट्रैक्टर तन्वी भल्ला, रोट्रैक्ट क्लब ऑफ कानपुर से आप सभी का आज डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन के दूसरे दिन में स्वागत करती हूँ। विलंब न करते हुए इस कार्यक्रम के अतिथियों का स्वागत करती हूँ, जिसमें मैं सर्वप्रथम हमारे आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट रोटेरियन दिनेश चंद्र शुक्ला जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर RID 3110 का स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर रोटेरियन पवन अग्रवाल जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी 3110 का स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष रोटेरियन सुधीर मल्होत्रा जी, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ कानपुर का स्वागत करती हूँ। इसी कड़ी में मैं आज हमारे स्पीकर डॉक्टर अवध दुबे जी, चेयरमैन RK देवी आई रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर का भी स्वागत करती हूँ। हमारे दूसरे खास स्पीकर डॉक्टर गणेश शंकर जी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री, GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर का स्वागत करती हूँ। इसी कड़ी में मैं इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर प्रवीण कटियार जी, कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज CSJM यूनिवर्सिटी का स्वागत करती हूँ। इसके पश्चात मैं आज के प्रोग्राम कन्वीनर रोटेरियन गौरव अग्रवाल जैन जी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रोटरैक्ट कमेटी का भी स्वागत करती हूँ। अंत में मैं सभी उपस्थित आदरणीय रोटेरियन यूनिवर्सिटी के अन्य विशिष्ट जन तथा हमारे रोट्रैक्टर्स का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू तन्वी। साथियों, एज ए कन्वीनर मेरा भी राइट है कि मैं आप सभी का स्वागत करूं। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ अपने प्रेरणा स्रोत आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मंडल 3110 के मुखिया आदरणीय रोटेरियन दिनेश चंद्र शुक्ला जी का बहुत बहुत आज की मीटिंग में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे मंडल के आगामी नेता रोटेरियन पवन अग्रवाल जी, जो कि हमारे मंडल को सत्र 2022-23 में लीड करेंगे। मैं उनका एज ए विशिष्ट अतिथि हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में हमारे रोटरी क्लब ऑफ कानपुर की पेरेंटल रोटरी क्लब ऑफ कानपुर के अध्यक्ष आदरणीय सुधीर मेहरोत्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में कानपुर व उत्तर प्रदेश में जाने माने डॉक्टर अवध दुबे साहब, जो कि चेयरमैन है RK देवी आई रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जो आज रोल ऑफ यूथ इन हेल्थ अवेयरनेस पे अपना व्याख्यान रखेंगे। मैं आपका बहुत आदर के साथ आपका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं हमारे दूसरे मुख्य वक्ता डॉक्टर गणेश शंकर जी, जो कि हमारे बड़े भाई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिस्ट, GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर का। आप भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कोविड के बारे में आज हम सभी को बताएंगे और अपना व्याख्यान इसके ऊपर रखेंगे। इसी के साथ मैं
आमंत्रित करता हूं रोटरी क्लब ऑफ कानपुर के अध्यक्ष आदरणीय रोटेरियन सुधीर मेहरोत्रा जी को कि वो आप अपना इनॉग्रल एड्रेस हम सभी के समक्ष रखें। धन्यवाद गौरव भाई। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, बिल्कुल। हाँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन डीसी शुक्ला जी, गेस्ट ऑफ ऑनर डीजीएन रोटेरियन पवन अग्रवाल जी, आज की इस सभा के मुख्य वक्ता डॉक्टर अवध दुबे जी, श्री गणेश शंकर जी, डॉक्टर गणेश शंकर जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस CSJM के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रवीण कटियार जी, एंड प्रोग्राम कन्वीनर डिस्ट्रिक्ट रोटरेट कमेटी चेयरमैन और सबके प्रिय गौरव अग्रवाल जैन जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं नमन। साथियों, वर्तमान में जब लगभग सभी मानसिक तनाव के दौर से और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और ऐसे तनाव का दायरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, जो कि समाज के लिए वास्तव में एक बहुत ही हानिकारक है। ऐसे समय में इस तरह का टॉक शो लगातार आयोजित होने चाहिए ताकि हम सभी अपने बीच उपस्थित अनुभवी वक्ताओं के माध्यम से उपरोक्त समस्याओं के निदान के बारे में चर्चा करें। आजकल के वर्चुअल जमाने में ये काम काफी आसान भी हो गया है और ऐसे में इस किस्म के शो, टॉक शो जनमानस तक पहुंचा सकना काफी आसान है। मेरा आयोजकों से अनुरोध है कि आप लोग इस तरह के आयोजन निरंतर कराएं ताकि जनमानस, खासतौर पर आज की युवा पीढ़ी जो विशेषतः इस तरह की समस्याओं से जूझ रही है, लाभान्वित हो सके। और इस पुनीत कार्य में मैं विश्वास दिलाता हूं कि रोटरी क्लब कानपुर सदैव आपके साथ है। एक बार फिर इस आयोजन के लिए रोटरेट क्लब ऑफ कानपुर, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस CSJM और आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं साधुवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन सुधीर भैया। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय रोटेरियन दिनेश चंद्र शुक्ला जी को, जो कि हमारे मंडल 3110 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, और उनसे बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करता हूं कि आप एज ए मुख्य अतिथि अपना उद्बोधन, आशीर्वचन और एक कुछ पॉइंट्स हम युवाओं के लिए इस सभा पटल पर जरूर रखें। सर प्लीज, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। आज के इस कार्यक्रम के कन्वेनर डॉक्टर प्रवीण जी, और मुझे तो लगता है डॉक्टर प्रवीण जी के बगैर कोई कार्यक्रम होना तो बड़ा मुश्किल होता है, कि जैसे उनकी अभिप्रेरणा रहती है, जैसा उनका सहयोग रहता है। आज रोटेक मेंबर्स तन्वी भल्ला जी, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आज के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पवन अग्रवाल जी, गौरव अग्रवाल जैन साहब, और कानपुर नहीं आसपास अगर मंडल में कभी भी मोटिवेशन की बात आती है, मेडिकल फील्ड में बात आती है, सोशल फील्ड में बात आती है, किसी क्षेत्र में आप नाम ले लिए, तो एक व्यक्ति जो चिरपरिचित चेहरा है वो है डॉक्टर अवध दुबे साहब का। उनके प्रति मैं नमन करते हुए उनको मैं यहाँ पर नमन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर गणेश शंकर जी और जितने जुड़े हुए लोग हैं, सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी को और रोटरेट क्लब को और रोटरेट क्लब के प्रणेता सुधीर जी, जो होस्ट क्लब के प्रेसिडेंट हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इतने सुंदर कार्यक्रम का एक जो प्रस्तावना उन्होंने बनाई, इस कार्यक्रम को जो कहना चाहिए कॉन्सेप्चुअलाइज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि आज बिल्कुल सही आपने कहा कि आज की युवा पीढ़ी थोड़ा सा दिशा में देखने के लिए कभी कोई परेशान भी हो जाती है, और वो हमारा भविष्य भी है। उसके प्रति अगर हम अपनी बात नहीं कर पाएंगे या उनके प्रति उनको अपने विश्वास में नहीं ले पाएंगे, तो भविष्य संभवतः बहुत मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, रोटरी की भी कुछ अभी अभिलाषा है। एक अभी पिछले 150 दिनों से आपने देखा होगा पूरी दुनिया में एक अजीब तरह का माहौल बन गया है। अगर आज से करीब 120 दिन पहले आप किसी से कहते कि हम लोग यहाँ पर बैठकर ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, तो संभवतः किसी को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। अगर आप सोचिए, जिस दिन होली का त्योहार था, मेरे ख्याल से संभवतः ये 10 मार्च को था, संभवतः किसी ने ये दुनिया नहीं सोची होगी कि हम लोग अलग अलग स्थानों पर बैठकर ऑनलाइन मीटिंग करेंगे।
लेकिन एक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर एक शुरू हो गया है। लेकिन जब परिवर्तन आता है तो अपने साथ बहुत से चेंजेस भी लाता है, और बहुत से उसकी चेंजेस और भी साथ आते हैं। आजकल आप देखिए तो एक बात बहुत सीधे, एक किसी फिल्म का, बहुत पुरानी फिल्म का गाना था, एक चंद लाइनें थी कि सीने में जलन, आंखों में ये तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो लगता है ये बिल्कुल आज की, लगता है ये गाना जरूर पुराना हो लेकिन बड़ा सामयिक है हर, और आज ऐसा ही लगता है। आप सुबह से उठिए, मेरे सुधीर भाई और डॉक्टर अवध दुबे साहब भी हमारी बात को इंडोर्स करेंगे, मुझे रोज सुबह लगता है कि संभवतः ईश्वर ये दिन ऐसा निकाल दे कि किसी से कोई वाद विवाद न हो, किसी से विषाद न हो। क्यों, आप जिससे ही बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि फ्यूल भरा हुआ इस पार्क की जरूरत है। हर व्यक्ति इतना ज्यादा भरा हुआ है कि आपने जरा सा उसको बस हीट गर्म की और ब्लास्ट हुआ। ये पता नहीं कौन सी जमाने में हम जीने लगे हैं, और पता नहीं इतना क्या फ्रस्ट्रेशन चीजें, इतनी फ्रस्ट्रेशन हम लोगों के दिमाग में भर रही हैं। लाख लोग कहें कि साहब जोर जोर हंसिए, उससे बहुत फायदा होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक आंतरिक सुख नहीं होगा, जब तक आंतरिक मन प्रसन्न नहीं होगा, न जोर के हंसने से कुछ होना है, न कृत्रिम तरह से, अगर आप कृत्रिमता से हंसे, चाहे अट्टहास करें, चाहे ठहाके लगाएं, उनसे जीवन बदलने वाला नहीं। किसी कवि ने बहुत बढ़िया लिखा था, एक पहरे का सो जाना मुक्ति का आभास नहीं है, बाहर का जगमग हो जाना भीतर का उल्लास नहीं है, एक फूल का खिल जाना उपवन का मधुवास नहीं है। जब तक आंतरिक रूप से आप खुश नहीं होंगे, जब तक आपका दिल प्रफुल्लित नहीं होगा, तब तक बड़ा मुश्किल है। कृत्रिमता से आप, कृत्रिम तरह से आप सोचिए तो मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। और कारण क्या है इन सबका? एक छोटी सी बात से बात शुरू करूंगा। एक जैसे स्वाभाविक रूप से एक उस्ताद था, एक इसका नया नया शागिर्द उसके पास आया। शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा कि भाई उस्ताद, कुछ हमको कुछ ज्ञान दे दीजिए, कुछ हमको नॉलेज दे दीजिए, मैं चाहता हूँ आपकी शागिर्दी में कुछ सीखना चाहता हूँ। उस्ताद ने कहा, अरे भाई तुमसे पहले जाने कितने शागिर्द आए और चले गए, इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। किताबों ने कभी किसी को ज्यादा सिखाया नहीं है, दिखाया सिखाया हमेशा दुनियादारी नहीं है। तो अगर तू वाकई सीखना चाहता है, उसने कहा हाँ उस्ताद सीखना तो चाहता हूँ। उसने कहा अगर सीखना चाहता है तो किताब छोड़ के दुनिया की तरफ देख, दुनियादारी सीख, और दुनिया तुझको सिखाएगी। जो दुनिया सिखा देगी वो किताबें कभी नहीं सिखा सकती। तो उसने कहा उस्ताद क्या करूं? बोले, उसने कहा जा दुनिया की सैर करके आ। तो ये दुनिया घूम करके आ, और दुनिया में अलग अलग लोगों से मिलके आएगा, जब मिल के आएगा तब तुझसे बात करूंगा। और वो शागिर्द चला गया। कहते हैं 2 महीने बाद जब वापस आया तो वापस फिर अपने उस्ताद के पास आया। उस्ताद ने पूछा क्यों घूम आया? बोले उस्ताद 2 महीने में बहुत बड़ी जगह घूम आया। अपने हिसाब से वो पूरी दुनिया घूम चुका था। उस्ताद ने हंसते हंसते पूछा कि 2 महीने में क्या देखा? उसने कहा उस्ताद पूरी दुनिया देख ली, पूरी दुनिया देख ली, दुनियादारी देख के आ गया। बोले क्या सीखा? अरे बोले दुनिया तो दिलचस्पियों से भरी हुई है, एक से एक लोग हैं, कोई अलग तरह का मिजाज का है, कोई अलग मिजाज का है, बहुत चीजें सीखने की मिली। उसने कहा अच्छा क्रक्स में बता, तूने दुनिया में क्या पाया सबको? उसने कहा उस्ताद एक चीज मैंने देखी, हर आदमी को बड़ा फिक्रमंद पाया। हर आदमी बहुत फिक्रमंद है, सबको बड़ी चिंता है एक दूसरे की। तो वो बड़ी, फिर उसने जो बहुत, जब मूल प्रश्न था वो था, उस शागिर्द ने पूछा उस्ताद ये बताओ दुनिया का हर व्यक्ति इतना फिक्रमंद क्यों है? उस्ताद बहुत जोर से हंसा, ठहाका मार के हंसा, और उसने कहा संभवतः वो समझता है कि दुनिया की सारी फिक्र वो दूर कर सकता है। बोला ये गलतफहमी इंसान ने पाल रखी है कि दुनिया की सारी फिक्र दूर कर सकता है, इसीलिए इतना फिक्रमंद है। कहने का मकसद क्या है? हम सब सोचते हैं वी आर अनएबल टू थिंक व्हाट इज आवर रोल इन लाइफ, हमारा रोल क्या है। अब इस पे मैं आपको 6 पॉइंट्स बात करना चाहूंगा कि व्हाई वी आर ऑलवेज अंडर द ग्रिप ऑफ मेंटल डिप्रेशन कहना चाहिए, या मेंटल स्ट्रेस। सबसे पहला पॉइंट जो मेरी नजर में आता है वो आता है ओवरलैपिंग ऑफ थॉट्स। हम कभी कभी परेशान, जैसा आज आपका टॉपिक भी है डिप्रेशन का, मैं उससे रिलेटेड ही अपनी बात करना चाहूंगा। हम परेशान क्यों होते हैं? हम परेशान तब होते हैं व्हेन देयर इज ए ओवरलैपिंग ऑफ थॉट्स, जब हमारे विचारों का एक दूसरे से टकराव होता है। एक विचार, एक तरफ इमोशंस आते हैं, एक तरफ ड्यूटीज आती हैं, एक तरफ रैशनैलिटीज आती हैं, एक तरफ इमोशंस आते हैं। और जब विचारों का टकराव होता है, अगर हंसी में पूछिए, एक तरफ
मान लीजिए कभी कभी ऐसी पोजीशन आती है कि हमारे उसूल आते हैं, कभी इमोशंस आते हैं, या बहुत सी चीजें आती हैं, जब ये टकराते हैं, जब हमारा ये ओवरलैपिंग ऑफ थॉट्स होता है, व्हेन डिफरेंट थॉट्स आर कोलाइडिंग, तो हमारे दिमाग में स्ट्रेस आता है। अगर जिस व्यक्ति की क्लैरिटी है थॉट्स की, उसमें कभी स्ट्रेस आ ही नहीं सकता। अगर आप दूसरी तरह से देखें, अगर आप सोचें आज के जीवन में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आपके सामने खड़े हों और कभी अगर आपके साथ कोई समस्या आए, आप सोचें कि अगर ये भगवान राम मेरी जगह पे होते तो उनका निर्णय क्या होता, तो आप स्पष्ट कह सकते हैं कि उनका निर्णय ये होता। अगर भाई भाई के बीच में आती तो वो सेक्रीफाइस कर देते, वो लड़ने नहीं जाते। तो आप समझिए यू हैव द क्लैरिटी ऑफ थॉट। अगर जहां हमको होता है नहीं साहब, अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, इमोशंस भी है, तो पॉइंट नंबर 2 इज व्हेन वी आर अनऑर्गेनाइज्ड। एक बहुत बड़ी चीज है व्हेन वी आर अनऑर्गेनाइज्ड। जब हम अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो अब आप समझिए बहुत सी चीजें होती हैं कि हम अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। नंबर 3 कभी आती है कि लैक ऑफ क्लैरिटी आती है, लैक ऑफ प्रायोरिटीज। हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं हमें करना क्या चाहिए, और जब करना क्या चाहिए, कौन से काम अर्जेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और जब हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो आप समझिए बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द चेंज, ये एक कारण हो जाता है। और कभी कभी हम अपने से बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं। और एक बहुत बड़ा इसमें, चूंकि यहाँ स्टूडेंट्स हमारे हैं, रोटेट मेंबर हैं, आज हम किस दुनिया में जी रहे हैं? आज हम दुनिया में जी रहे हैं कि हमारी कमीज, तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद क्यों? मीन्स वी आर लिविंग इन द era of competition, we are living in the era of compare। हमारी जेब में चाहे अगर 100 रुपया हो, मैं खुश रह सकता हूं, लेकिन अगर आपकी जेब में 105 रुपए निकल आए तो वो मेरे दुख का कारण बन जाता है। हमारे मार्क्स 99% है, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, जब तक हमें ये नहीं मालूम होता कि आपके 100% कैसे आ गए। बिकॉज हमें ये सिखाया जाने लगा है कि आपकी सुखी सुख नहीं है, जब तक दूसरे को आप हरा न दें तब तक आप सुख नहीं कर सकते। और मित्रों, जब ये सिचुएशन रहती है तो कभी न कभी तो हमें हारना ही पड़ेगा। अगर हमारे अंदर जीत की भूख होगी तो कभी न कभी वो दिन तो आएगा ही आएगा जब हमें हारना पड़ेगा। तो एक क्या है? कॉम्पिटिशन। नंबर 2 एक्सपेक्टेशन। हम क्या एक्सपेक्टेशन बहुत करने लगे हैं, इस तरह की चीजें बहुत हैं। नंबर 3 हम ट्राई टू चेंज। परिवर्तन का दौर बहुत आ रहा है और परिवर्तन के साथ हम अपने आप का सामंजस्य नहीं रख पा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है, बाकी तो एक्सपर्ट्स हमारे बताएंगे। मैं आपको 6 बस पॉइंट्स लास्ट बताना चाहता हूं कि रेमेडीज क्या हमको लगती है, मुझको लगती है। नंबर 1 रेमेडी लगती है मेरे को, एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज इट इज। दुनिया में आप बदल नहीं सकते, हर किसी के मुकद्दर नहीं बदल सकते, किसी का काम करने का ढंग नहीं बदल सकते। दुनिया में आपको स्वीकार एज इट इज, जैसे दुनिया है वैसे ही स्वीकार करनी पड़ेगी। आज हम लोग क्या हैं, अगर आप कभी कभी सोचिए हम जूते क्यों पहनते हैं? अगर आप चाहें तो हमें जूते नहीं पहनने चाहिए, क्यों? पूरी दुनिया अगर बढ़िया हो जाए, हर जगह घास हो, कहीं कांटे न हो, लेकिन हमको मालूम है हम पूरी दुनिया में कारपेट नहीं बिछा सकते। हम जूते इसलिए पहनते हैं कि अपना पैर तो हम बचा सकते हैं, पूरी दुनिया पे हम कारपेट नहीं बिछा सकते। कहने का मकसद क्या है? यस, एक्सेप्ट द वर्ड एज इट इज। पॉइंट नंबर 2 है सजेस्ट, डू नॉट इंसिस्ट। देखिए दुनिया में हमारी एक आदत क्या होती है, हम सबको बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं गौरव जी बदल जाएं, सुधीर जी भी बदल जाएं, डॉक्टर साहब हमसे सीनियर हो लेकिन हम चाहते हैं वो भी मेरे हिसाब से बदल जाए, अवध दुबे साहब भी हम चाहते हैं हमारे हिसाब से बदल जाए, पेरेंट्स भी मेरे हिसाब से बदल जाए, मुझसे छोटे भी बदल जाए। अरे ये हमने क्यों भ्रांति फैला रखी? कोई नहीं बदलने वाला है। अगर हम चाहते हैं तो हमें स्वयं बदलना पड़ेगा। कहते हैं एक लड़ाई हो, एक हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती थी तो लोग पड़ोस में देखते थे, लाइटर साइड में मैं कह रहा हूँ, पड़ोस में जब लोग देखते थे, जब 2-3 दिन आवाज नहीं आई तो पड़ोसी ने पूछा भाई साहब क्या है, सब सकुशल तो है, सब ठीक ठाक तो चल रहा है? बोले साहब बदल गया। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले साहब 40 साल से मैं बदलने के पत्नी का प्रयास कर रहा था, आज मैंने अपने आप को बदल लिया, लड़ाई समाप्त हो गई। तो जिस दिन द डे यू आर चेंजिंग योरसेल्फ, प्रॉब्लम इज ओवर। तो जब तक हम दूसरे को बदलने का प्रयास करेंगे प्रॉब्लम नहीं दूरी होगी। और तीसरी बहुत बड़ी, ड्रॉप नॉन एसेंशियल्स। आज के दिन में अब कभी कभी आप सोचिए, हम सोचते हैं मीटिंग्स में, अरे हमें जरूरत क्या? इन कोविड ने हमें सिखाया कि हम एक साधारण जीवन जी सकते हैं। अगर हमको
करोड़ों की गाड़ी नहीं खरीदनी है, लाखों की घड़ी नहीं पहननी है, अगर हमारे बहुत लंबे चौड़े खर्चे नहीं हैं, या हमने, ये तो मेटेरियलिस्टिक बात कर रहा हूं, अगर हमने अहम नहीं पाल रखा है, हमने क्रोध नहीं पाल रखा है, अरे तो जीवन तो बहुत सिंपल है, कम पैसों में भी जिया जा सकता है, बहुत आसानी से भी जिया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम। कहते हैं रॉकेट जब ऊपर जाता है ना, तो सारे जितना हल्का होता है उतना रॉकेट ऊपर जाता है। तो जैसे ऐसे रॉकेट जाता है वो अपना भारीपन छोड़ता जाता है। जो लोगों को जीवन में आगे बढ़ना होता है वो सब चीजें छोड़ते जाते हैं, सब चीजें छोड़ते जाते हैं, सब मैक्सिमम जो लग्जरीज हैं, जितना और चीजें हैं, सब छोड़ते जाते हैं। जैसे जैसे लाइफ सिंपल करते जाते हैं वैसे आप आगे जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज यस, एक पॉजिटिवनेस, जीवन में पॉजिटिवनेस, सकारात्मक नजरिया होना बहुत जरूरी है। अभी काफी लोग बताएंगे, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लाइफ इज जस्ट लाइक ए मैग्नेट, जो आप सोचते हैं वही आता है। जब हम निगेटिविटी चीज सोचते हैं तो निगेटिविटी मिलती है। एक छोटी सी बात करूंगा, एक बच्चा था, एक फादर और एक बेटा एक हिल्स के पास खड़े हुए थे। फादर बैठा हुआ था, उसने बच्चा नीचे गया, उसने पहाड़ पे आवाज दी, क्यों, बड़ी जोर से आवाज लगाई, फिर वापस इको उसकी आई, फिर उसने कहा कौन आवाज दे रहा है? पहाड़ से भी नीचे से आवाज आई। उसने कुछ अपशब्द कहे, नीचे से अपशब्द आए। उसने पिता के पास कहा, साहब, बोले पापा ये पहाड़ तो बहुत खराब है, ये तो बड़े अपशब्द कह रहा है। फादर ने कहा पहाड़ कैसे अपशब्द कहेगा, कहाँ है? उसने देखा, बोलिए, उसने जोर से आवाज लगाई, ये ऐसे क्यों बोल रहे हो, खराब अपशब्द कहे। अपशब्द वापस आ गए। जब उसने पिता ने कहा कि आप तो बहुत अच्छे हैं, फिर वापस वहां से आवाज आई, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं। उसने कहा देखो ये तो आवाज बड़ी पॉजिटिव आ रही है। जो लाइफ आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा। एंड डू योर बेस्ट। आपके हाथ पे जो है वही काम कर सकते हैं, आपके हाथ दूसरे को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ यहाँ लास्ट में ये है, जो हमारे रोटरेक्ट मेंबर है, रोटरेक्ट के और लोग भी जो हैं, यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, आप अपने आप को चेंज करिए। रोटरी हमारी अभिलाषा है कि हम चाहते हैं 100 की जो है दुनिया में अच्छी चीज आए। 115 साल से चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन, इसने बहुत उतार देखे, चढ़ाव देखे, प्रथम विश्व युद्ध देखा, दूसरा विश्व युद्ध देखा, और इतने परिवर्तनों के साथ गुजरा है, और परिवर्तनों को आत्मसात किया, परिवर्तनों के साथ रूपांतरित हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम 120 दिनों से देख रहे हैं कि जब हम लोग सारी मीटिंग्स ऑनलाइन कर रहे हैं, एंड दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। मुझसे लोग अक्सर कहते हैं कि साहब आप मीटिंग्स कैसे करेंगे, आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे? तो मैं कहता हूँ साहब अब तो बहुत बढ़िया दिन आ रहे हैं रोटरी के। पहले हम लोग परेशान रहते थे कि साहब हम ड्यूज में पूरा कैसे करें। अब हम कहते हैं कि साहब ड्यूज इतने आ रहे हैं कि पैसे मेंबर्स कह रहे हैं इतना पैसा ले क्यों रहे हो। तो दीज आर द गोल्डन डेज। पहले लोग परेशान रहते थे कि साहब इतना टाइम है, 6 बजे जाते, 10 बजे आते थे मीटिंग में। अब लोग कहते हैं आधा घंटे 1 घंटे में मीटिंग में फ्री हो जाते हैं। तो दीज आर द गोल्डन डेज। तो अव्यवस्था अपने आप ठीक हो रही है, सारी कुरीतियां जो ऑर्गेनाइजेशंस की थी, समय अपने आप दूर रह गए। मैं with this I just want to conclude my address. Golden days are ahead, good days are coming forward, provided we are changing ourselves. We have to change, we don't have the option. If we are not changing with the change, time will change us. With this, all the best to all of you for inviting me, and thanks to also to all of you for inviting me, for giving me invitation to be here. All the best. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं पुनः डॉक्टर अवध दुबे साहब को, सुधीर मल्होत्रा साहब को, गिरीश साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपको गौरव जी को, डॉक्टर प्रवीण जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे लोगों को आमंत्रित किया कि जो वाकई दे आर द रोल मॉडल्स फॉर द सोसाइटी, और इनके जो कहना चाहिए मुख से जो प्रस्फुटित शब्द होंगे वो वाकई समाज में एक परिवर्तन लाएंगे, एक परिवर्तन का शंखनाद करेंगे। इस आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश चंद्र शुक्ला जी। निश्चित तौर पर मानिए आपने जिस 6 पॉइंट्स के माध्यम से सारे युवा साथियों को संबोधित किया है, अगर वो पॉइंट्स अपने जीवन में हर व्यक्ति उतार ले तो निश्चित मानिए समाज में कुरीतियों का अंत हो जाएगा और आदमी स्वयं में प्रसन्न रहने की एक नई आदत डालेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे बीच एक बहुत ही गर्मामयी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय रोटेरियन पवन अग्रवाल जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनका
रोटरी क्लब ऑफ कानपुर और कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और बिना समय को गवाए मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं उनके वक्तव्य के लिए। निश्चित तौर पर मानिए आपकी वाणी से जो मुखार बिंदु से जो वाणी निकलेगी वो हम सभी के लिए नई ऊर्जा का स्रोत हम लोगों के लिए लेके आएगी। मैं सादर आमंत्रित करता हूं रोटरी पवन अग्रवाल जी। गौरव जी, थैंक यू सो मच। आप मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मुझे आप सबसे माफी मांगनी चाहिए। मैं लेट हो गया और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कई बार आपके वश में नहीं होती, लेकिन शायद ये हम जो जिस तरह से वेबिनार्स आयोजित कर रहे हैं और जिस तरह से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, शायद इसकी वजह से ही मैं लेट होने के बावजूद भी आज ज्वाइन कर सका। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही थी कि शायद मुझे आपको रिग्रेट करना पड़ता। तो ये भी मुझे लगता है कि शायद एक हमारे इस पूरे सिस्टम की खूबी है। और जिस प्रकार से अभी मैं बहुत लास्ट में थोड़ा सा मैं अपने आदरणीय शुक्ला जी को सुन रहा था, तो लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ फॉर्मेलिटी हो रही है। मैं सुन सकता हूँ, पूरा सेमिनार में अटेंड करूंगा। अगर आप जरूर मैं बाद में बोलूं अभी, अगर आपका प्रोग्राम चल रहा है। नहीं सर, आप प्लीज। अरे आप एडजस्ट करिए सर। अच्छा, थैंक यू सो मच। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिनेश चंद्र शुक्ला जी और रोटरी क्लब ऑफ कानपुर के अध्यक्ष रोटेरियन मेहरोत्रा जी, सुधीर मेहरोत्रा जी, और हमारे चेयरमैन रोटेरियन गौरव अग्रवाल जैन साहब, और कानपुर यूनिवर्सिटी से भी यहाँ पर एमिनेंट स्पीकर्स हैं, और हमारे रोटेरियन साथी जो आज इस वेबिनार को, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो ये वेबिनार रखा गया है, उतना रेलेवेंट टॉपिक इसको अटेंड कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत नमन। साथियों, ये जिस प्रकार का एक माहौल अभी जैसे मैं सुन रहा था, अंत में भी हमारे आदरणीय शुक्ला जी बोल रहे थे, देखिए व्यक्ति का जीवन तो चलने के लिए है, ठीक है, और इसमें कई प्रकार की रुकावटें, कई प्रकार के संकट, स्पीड ब्रेकर्स जिनको हम कह सकते हैं, वो आते ही आते हैं। ठीक है, आपको भगवान ने एक ऐसी गाड़ी रूपी जिंदगी दी है जिसमें कई गियर हैं। आप अपने समय के हिसाब से गियर बदलते रहिए, है ना। कभी आप बिल्कुल न्यूट्रल भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बिल्कुल रोड ब्लॉक हो गया है, आप न्यूट्रल पे आ जाइए, बिल्कुल ही स्पीड 0 कर दीजिए, और फिर इसी प्रकार से गियर बदल के लाइफ को आपको चलाना चाहिए। एक ही रफ्तार की जिंदगी तो संभव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की रोड है ये, इस पे तो आपको कई तरह के रुकावटें, कई तरह के चैलेंजेस ये आते रहेंगे। जैसा हमने पास्ट में देखा, इतना बड़ा चैलेंज शायद अभी हम में से कई लोग इसको महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये अपने आप में हिस्ट्री का, इतिहास का कितना बड़ा चैप्टर लेके आया है। हमारी पूरी की पूरी हमारी लाइफ इस कोविड के बाद किस प्रकार से बदल जानी है, ये वाकई में हम लोग शायद अभी पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। इसको आगे चल के हम शायद इस पे विवेचना, एनालिसिस करेंगे। तो इसने हमको बहुत कुछ सिखाया है, और साथ में हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि अपनी लाइफ में स्ट्रेस को हमें किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए, समझना चाहिए, और किस प्रकार से उसका सामना हमें इसमें करना चाहिए। तो अभी गौरव जी, हमारी स्ट्रेस के ऊपर टॉक्स हो चुकी हैं या इस पे अभी? नहीं सर, होनी है आपके पास। अच्छा, टॉक होनी है। तो अभी आप इसमें हमारे जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं उसमें वो हमको बताएंगे कि किस प्रकार से हमें स्ट्रेस को फेस करना है, किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए, आज की लाइफ में हम किसी भी प्रकार के स्ट्रेस को, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है, इसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसको मैनेज कर सकते हैं। हम अपने आप को इस प्रकार बना सकते हैं कि हम किसी भी प्रकार के स्ट्रेस को हम सक्सेसफुली फेस कर सकें, और उसमें से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज निकाल सकें, रास्ते बना सकें, और अल्टीमेट जो हमने अपने टारगेट निर्धारित किए हैं उन टारगेट्स को अचीव कर सकें। साथियों, मेरा मानना यह है कि स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हमारी जो एक पुरानी पद्धति है उसको हमें जरूर अपनाना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे रोट्रैक्स भी आज इस प्रोग्राम में हैं हमारे, और वो भी इसका एक पार्ट हैं। हमें अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, और जो एक मेडिटेशन का जो हमारे को एक बहुत बड़ा मंत्र, बिलीव मी, नथिंग बीट्स मेडिटेशन एज फार एज स्ट्रेस मैनेजमेंट इज कंसर्न। आप अपने आप को इतना व्यवस्थित और संगठित कर पाते हैं, अपने विचारों को इतना सुव्यवस्थित
कर पाते हैं अगर आप मेडिटेशन की तरफ रहते हैं और उसका पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं अगर आप मेडिटेशन को। तो मेरे हिसाब से हमें अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ है तभी हम आगे स्ट्रेस ले भी पाएंगे और उसके हिसाब से हम आगे कार्य कर भी पाएंगे। सो फिजिकल हेल्थ एंड देन मेंटल हेल्थ। तो मेडिटेशन हमको दोनों में हेल्प करता है और मैं समझता हूँ कि अभी आगे हमारे स्पीकर्स इस पे और बहुत अच्छा वक्तव्य अपने देंगे, अपने विचार रखेंगे और हम उसको जरूर समझें और इसको पालन जरूर करें। देखिए कई बार क्या होता है ना, मैं कहता हूं कि आप जितने भी सेमिनार्स में जाते हैं, कई बार क्या है, हमें लगता है कि एक स्पीकर, दो स्पीकर, तीन स्पीकर कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कई बार कोई चीज समझ में आती है, नहीं आती है, कोई बात नहीं है। इस तरह के वेबिनार्स में मेरी लाइफ का एक ही टेक अवे है, एक चीज भी मिल गई आपको काम की तो समझिए आपका वेबिनार अटेंड करना सार्थक हो गया। तो मैं भी आज इसी उम्मीद से आया हूं कि एक चीज तो मैं डेफिनेटली ले ही जाऊंगा इस वेबिनार से। तो साथियों, get yourself ready for whatever is coming up your way and try to absorb as much as possible and try to find out that one little thing you'll be getting out of this webinar as takeaway. Once again, thank you so much all the organizers, the team of the organizers, especially Gaurav ji, for inviting me into this, and I'm really looking forward to the eminent speakers. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच सर। मैंने पहले ही कहा था जितना साधारण आपका व्यक्तित्व, कितने साधारण तरीके से आपने आज एक विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी बातों को रखा और हमारे युवाओं को स्ट्रेस के लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे पॉइंट और बहुत साधारण शब्दों के साथ उनको समझाया, जो उनके मानस पटल पे हमेशा अंकित रहेगा और हमेशा वो सीखेंगे। मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आज के पहले एमिनेंट स्पीकर आदरणीय रोटेरियन डॉक्टर अवध दुबे साहब। आज मैं इनके आगे रोटेरियन जरूर लगा रहा हूं क्योंकि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, डॉक्टर्स डे का हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आप हमारे रोटरी के एक पार्ट हैं और बहुत पुराने पार्ट हैं। मैं आपका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप चेयरमैन हैं आर.के. देवी आई रिसर्च इंस्टीट्यूट के। आपके साथ देश और विदेश की बहुत सी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, शायद गिनाना यहाँ पे संभव नहीं होगा और सभी लोग आपसे बखूबी परिचित हैं। आप कानपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आप कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपको आमंत्रित करता हूं आज की टॉक के लिए। डॉक्टर अवध दुबे साहब। हेलो, कैन यू लिसन टू मी? यस, नहीं सर, क्लियर है बात। अच्छा ठीक है, तो अभी मैं काफी इंटरेस्टिंगली बहुत सारी बातें सुन रहा था और जब आपने मुझे रोटेरियन बोला तो मैं एग्जैक्टली 40 years हो गए, 4 decades। 1980 I joined Rotary, so it's a journey of 4 decades and I dedicate my today's presentation to the Rotary spirit, which gave me many platforms to speak and to learn, relearn and unlearn and relearn again. तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोग एक बहुत अच्छे पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब दिनेश चंद्र जी बोल रहे थे, तो जो मेन पॉइंट था वो मुझे ये लगा कि जिसके नाम में ही दिनेश और चंद्र दोनों हो और जिसके साल में रोटरी ओपन्स अपॉर्चुनिटी हो, तो वहां पे कोरोना क्या करेगा। मुझे तो नहीं लगता कि कोरोना की कोई भी ऐसी, हिंदी में कहें तो औकात है। तो बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं दिनेश भैया को कि वो इस साल बहुत अच्छे काम करें और ये उनके लिए ही कोरोना वेट कर रहा था कि क्योंकि मुझे आना तो है ही, उसने सोचा तो ऐसे साल में आऊं जब जिसको रोटरी की नैया को कोई पार लगा सके। तो दिनेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब उनको सुनता हूं तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूं और मुझे जो टॉपिक दिया गया, मैं जरा अपने वो स्लाइड्स ओपन कर सकता हूं? हाँ सर, आप कर लीजिए जी।
Just 1 minute. Huh? तो अभी जैसे कि बात हो रही थी कि रोल ऑफ यूथ फॉर हेल्थ केयर मुझसे पूछा गया, तो मैंने सोचा कि रोटरेक्ट्स इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड यंग लीडर लाइक दिनेश जी इज द लीडर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सो आई थॉट कि हम लोग यूथ पर बात करते हैं, और यूथ का रोल हेल्थ केयर में क्या पूरे किसी भी कार्य को सोचा जाए तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यूथ ही होते हैं। जब मैं यूथ के बारे में सोच रहा था तो मुझे अपने पिताजी याद आए जो कि 100 वर्ष तक जिए, और उनका ये कहना था, वो सिविल इंजीनियर थे, तो वो कहते थे कि मैं ओल्ड हो जाऊंगा तो रिटायर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, यदि मैं रिटायर हो जाऊंगा तो ओल्ड हो जाऊंगा। तो जो यूथ का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली एज इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, योर स्पिरिट इनसाइड। आपके अंदर एक वो बालक, वो बच्चा जो सपने देखता था और सपने देखते हुए उसने अपने जीवन की यात्रा आगे बढ़ाई। तो ऐसे ही रोटरी का भी जो सपना था, तो इंटरेक्ट क्लब, फिर रोटरेक्ट क्लब, फिर रोटरी, तो रोटरेक्टर्स के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वास्तव में देखा जाए तो रोटरेक्टर्स जो हैं वो ऐसे युवा लोग हैं जो कुछ उनसे आपके क्लब के शायद अध्ययन भी कर रहे हों, या जिन्होंने अपने अपने नए बिजनेस शुरू किए होंगे, या कहीं जॉब कर रहे होंगे, और उनका में सपना होगा, और उनका सपना रोटरी के सपनों से बहुत बहुत मेल खाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है जो कुछ समय बाद ही वो रोटरियन भी बन सकते हैं। तो मेरा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोगों ने मुझे इस बुलाने में जो ध्यान किया है, डॉक्टर प्रवीण कटियार, गौरव और सुधीर जी जो हमारे रोटरी के अध्यक्ष हैं, पवन जी जिनको मैं सुन रहा था शॉर्ट में, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। आ गए ओके ओके सर, वो एक कॉल आ गई थी पेशेंट की, लेट अस टेक इट लाइक दैट, इट वाज अ डिवाइन कॉल टू बी लिटिल unconnected, I don't know the reason, but anyway, तो अभी मैं ये बात कर रहा था कि युवाओं को लेकर, तो मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा ये रहा है, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को उस रूप में देखा कि इट इज अ कॉन्सेप्ट विच इज ऑलवेज इन द माइंड। तो अगर हम लोग इसके बियॉन्ड सोचें तो हमें काफी बहुत सारी वो चीजें भी सामने मिलेंगी जिनसे हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए प्लीज, आप ऑडिबल हैं। हाँ ठीक है, ठीक, जस्ट 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। तो आई थिंक नाउ वी कैन कंटिन्यू विद दिस। ओके, तो अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शंस हो रहा है। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ is what could be the role of youth in today's situation। तीन महीने पहले की बात है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, फिर अचानक ही ऐसा हुआ कि सब कुछ ठहर गया, पूरी जिंदगी जैसे रुक सी गई, घंटे मिनटों में, मिनट दिनों में, दिन हफ्तों में, और हफ्ते महीनों में बदलते गए, और हमें बाहर की दुनिया की आदत पड़ चुकी थी, पर अब हमें अंदर की दुनिया में रहना था। तो ऐसे में हम सब बहुत समय तक तो समझ ही नहीं पाए कि हमें किस दिशा में बढ़ना है, हमें क्या करना है। तो ऐसे में सब हताशा की परिस्थिति में आ गए। ऐसी सिचुएशन में अगर हम युवाओं की बात सोचें तो हमारे पूरे इस ब्रह्मांड में अगर कोई लोग हैं, कोई ग्रुप है जो इसमें से हमें बाहर निकाल सकता है, तो हमारे युवा हैं। क्योंकि
time, money, energy, there are three components. I think you are able to see on the screen time, money and energy. Yes sir. तो मेन बात क्या है कि अगर ये तीन कंपोनेंट्स हमारे जिंदगी में प्रॉपर प्रोपोर्शन में होते हैं तो हम अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। पर अभी क्या हुआ कि जो हमारी परिस्थितियां इतनी भारी हो गई थी कि वो हमारी स्वस्थिति पर भी हावी होने लगी। तो ऐसे में हम सब ने कुछ कुछ ऐसे माध्यम अपनाए कि हम कुछ अपना समय काटें। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों को सुना और मुझे उससे एक बहुत अच्छा सूत्र मिल गया कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटों को अगर हम 23 घंटे और 1 घंटे में डिवाइड कर दें, so that 1 hour if we call as our me time, तो जो हमारी WHO की डेफिनेशन कहती है कि इट इज द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, कोई भी स्वस्थ परिवार, कोई भी स्वस्थ समाज तभी स्वस्थ रह सकता है जब वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी स्वस्थ हो। तो हमारे सामने ये तीन ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका हमें सामना करना है बाहर रहते हुए और अंदर की अपनी स्पिरिट्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं मेरे दोस्तों, स्पेशली द यूथ, कि आगे आने वाला जो युग है वो एनर्जी पर फोकस रहेगा। वेदर इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी इनसाइड, वेदर द एनर्जी ऑफ थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ एंड कीपिंग योर मेंटल स्टेटस वेल बैलेंस्ड, और ऑल्सो द सोसाइटी रिमेन्स हेल्दी एंड बैलेंस्ड। तो अगर हम एनर्जी पार्ट को लें तो एनर्जी पार्ट को हमें बेस्ट रखने के लिए बहुत सारे साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी जो समय आया तो उसमें हम जब अंदर चले गए तो एक विचार आया कि भारतीय संस्कृति में तो सदा अंदर रहकर ही ऊर्जा प्राप्त कर बाहर के काम किए गए हैं। जैसे अभी हमारे कमिंग गवर्नर साहब ने मेडिटेशन भी बोला, तो ध्यान एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर सिर्फ थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। तो अगर ध्यान हम करें तो हमारे बहुत सारे जो मन में विचार हैं, जैसे दिनेश जी ने कहा कि 2 विचार चलते रहते हैं, वो सारे के सारे शांत हो सकते हैं। हम अपनी उस ऊर्जा को केंद्रित रख सकते हैं, उस ऊर्जा को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और उस ऊर्जा के माध्यम से हम पहले स्वयं स्वस्थ हो। क्योंकि युवाओं से मेरा ये कहना है, और जो युवा अपने को किसी भी उम्र के समझते हैं, कि अगर हमें कुछ वॉलंटियर करना है, अगर हमें कोई रोल करना है सोसाइटी के लिए एज यूथ फॉर द हेल्थ, तो पहले हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हमें अपनी हेल्थ पर हम ध्यान देंगे तभी हम जाकर औरों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच वन हैज टू थिंक। और अभी मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसे थोड़ा समझना होगा। भारतवर्ष 130 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। इतने ज्यादा लोगों का रहना, और अभी जो एक स्टडी की गई तो उसमें ये पाया गया कि जो अबाउट 25% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बहुत ही लोअर साइड पर है। मतलब पॉवर्टी वहां बहुत ज्यादा इंडेक्स है। उसका कारण ये है कि पहले पॉवर्टी जो थी वो इनकम से जोड़ी जाती थी, पर अभी उसमें बहुत सारे डायमेंशनल एडिंग करी गई। उसकी वजह ये है कि एक व्यक्ति है, 2 परिवार, 2 में 2 का परिवार है कि 4 का परिवार चलाता है कि 6 का चलाता है, और पैसे कितने कमाता है। तो इनको बैलेंस मिलाकर अगर हमें सेवा में समाज के उतरना है तो हमें ये अध्ययन करना होगा कि हमारे हेल्थ, हमारी एजुकेशन का स्टेटस और लिविंग स्टैंडर्ड, अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन स्टडी किया जाए तो हमें ये समझ में आएगा कि हम चाहे गांव में इस ओर देखें, चाहे हम कस्बे में रहने वालों की ओर देखें, या हम नगर में रहने वाले उन मलिन बस्ती के निवासियों की ओर देखें, हमें इन सब में वो सारे पॉइंट्स नजर आएंगे जिन पर हम सेवा करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हेल्थ की बात कही जाए तो हेल्थ में न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी और स्पेशली द जनरल हेल्थ, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियों में भी
बहुत सारी समस्या होती हैं। तो अगर हम सिर्फ आज हेल्थ वाला पॉइंट लें और हेल्थ के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना हो, तो हमें स्वयं हेल्दी रहना है और हमें ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है। ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम इस प्रोसेस में हेल्थ के पार्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर मैंने एक और स्टडी करी कि अगर हमें कोई इफेक्टिव हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करना हो तो हमें 4 कंपोनेंट्स या 4 पिलर्स की आवश्यकता है। हमें इस अवेयरनेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। गौरव जी इस बात को समझ रहे होंगे और डॉक्टर प्रवीण समझ रहे होंगे और दिनेश भाई समझ ही रहे होंगे, क्योंकि पूरा साल उनके सामने है। और ये अवेयरनेस के प्रोग्राम इस दौरान जबकि हम फिजिकली नहीं मिल सकते हैं, तो हम शायद बहुत सारे वो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिनको कि हम बैठकर उनकी समीक्षा करें और ये 4 कंपोनेंट्स लेकर चलें। तो वो 4 कंपोनेंट्स हैं वॉलंटियर्स एंड हाउ दे क्रिएट द नेटवर्किंग। जिस एरिया में उनको अवेयरनेस का प्रोग्राम करना है, वहां के लोकल रेजिडेंट्स कौन से हैं, उनमें से बहुत सारे लोग वॉलंटियर्स बन जाएंगे। और वॉलंटियर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही गई कि वॉलंटियर्स को कुछ नहीं दिया जाता, इसलिए नहीं कि वो बेकार है तो उनसे काम लिया जा रहा, इसलिए कि वो प्राइसलेस है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अपनी जिंदगी का, अपना टाइम और अपनी एनर्जी दोनों को सेवा के काम में लगा रहे हैं। फिर ऐसे प्रोग्राम में सेवा के सपोर्ट की जरूरत है, जहां की हमारे रोटरी के वर्तमान गवर्नर या कमिंग गवर्नर ऐसी स्कीम्स बना सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट कितना होगा कि अगर वो मलिन बस्ती में रहने वालों को ये पता चल जाए कि पानी बहुत साफ पीना और कोई भी पानी पी लेना से क्या फर्क है, अगर हम हाथ सुबह शाम धो लें तो उससे कितना अंतर आ सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारी वो चीजें, बहुत सारे वो पॉइंट्स जो कि फेयरली इनएक्सपेंसिव है, लेकिन उससे हमारे उन मलिन बस्ती निवासियों का, उन गांव में रहने वालों का और उन कस्बे में, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांव में रहने वाले, उन तक हम पहुंच सकते हैं। और रोटरी ही ये कर सकता है, क्योंकि रोटरी एक ऐसा माध्यम है जहां पर हमारे युवा हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि रोटरेक्ट के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं हमारे गौरव जी। तो गौरव जी आप इस पर विचार करिए और पूरे डिस्ट्रिक्ट में दिनेश जी की अध्यक्षता में इस प्रोग्राम को इतना ज्यादा आगे ले चलिए जिससे कि हर घर में, हर जगह रोटरी, रोटरेक्ट की चर्चा हो और किस प्रकार से हमारे वो साथी मिलकर इन सब कामों को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सर, श्योर। और एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ, विच इज अबाउट द वॉलंटियर टाइम बैंक। तो अभी आप देख रहे हैं इसमें एक तरफ ये छोटे से बच्चा है जो कि अपने दादाजी का ऑपरेशन करा के उनको अपनी पलंग तक पहुंचा रहा है। पीछे आप देख रहे हैं कंडे भी पड़े हुए हैं। तो एक गांव के देहात का कैंप था बहुत पहले मेरे, तो मैंने इसको, बहुत अच्छी फोटो मुझे लगी थी। ऐसे एक दादाजी थे जो गायत्री परिवार के थे, वो गांव गांव में जाकर पैम्पलेट्स बांटा करते थे कि ये कैंप, आई कैंप इस दिन लगने वाला है। आप सोचिए दैट स्पिरिट, यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस, कि उन्होंने अपनी उम्र को कभी भी ये नहीं बीच में आने दिया। साइकिल, गांव में खुद साइकिल चलाकर जाना और अंतिम क्षणों तक वो एक्टिव रहे। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि दिनेश जी आपके पास पूरा साल है और आपके पास बहुत अच्छे, आपने चुनाव जिन सब लोगों का किया होगा उनको आप मोटिवेट, आपके आने से ही वो हो जाते हैं। मैं तो आपको सुन रहा था तो फिर से मोटिवेट हो गया। एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए विच कैन बी कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए, इट्स नेवर अ मनी प्रॉब्लम, इट्स ऑलवेज एन आइडिया प्रॉब्लम। ये एक बहुत बड़ी कहावत है दिनेश जी, और आपका आइडिया इटसेल्फ इतना पॉपुलर है और आपको, रोटरी को आप जैसों की जरूरत थी। और मैंने बहुत एनालाइज किया बहुत समय से, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द रोटरी वर्ल्ड, that you have entered into the Rotary main front at the very, very right time. In fact, I was in the beginning, I was sharing with you कि आप सबको जोड़िए और सबसे ये कहिए कि जब देश और समाज और पूरे विश्व में इतना संकट है तो हम सारे रोटेरियन, सारे रोटरेक्ट, सारे इंटरैक्ट मिलकर वो सारे काम करें। अगर एक रोटरेक्ट एक परिवार की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को स्टडी करे, उनका प्रोफॉर्मा वगैरह मैंने तैयार कर रखा है, अगर आप लोग चाहें तो उस प्रोग्राम को बनाया जा सकता है।
उसमें उनको सिर्फ उनके डेमोग्राफिक स्टडी करनी है और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको एज ए वॉलंटियर सिर्फ उनको आगे लाना है। और उनको फिर हम अपने अपने, जैसे अगर वो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं तो हमारे बहुत सारे वो डॉक्टर कटियार थे कल, डॉक्टर नवनीत कुमार अभी बाहर है, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स तैयार हैं जो इसमें हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर हम एक प्रोग्राम न्यूक्लियस फॉर्म में शुरू करें और उसको हम रेप्लिकेबल बनाएं, जिससे दिनेश जी आप जिस शहर में जाएं, जहां जाएं, इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। अभी मैं इन्हीं दिनों सोच रहा था तो मुझे एकदम से लगा कि हमारे पास टाइम तो बहुत है और हम कर बहुत कुछ नहीं रहे हैं, हम अंदर बंद कर लिया है हमने अपने आप को। तो ऐसे में मुझे अभी मैंने एक एनालिसिस करी, तो अगर एक हफ्ते को देखा जाए तो उसका 1% अबाउट 2 आवर्स होता है। तो अगर आपका एज ए गवर्नर ये अपील हो कि हम 2 घंटा हर हफ्ते, चाहे रोटरेक्ट के चेयरमैन हो या रोटरी प्रेसिडेंट हो सुधीर जी, प्रवीण हैज ऑलवेज बीन अ वंडरफुल पर्सन, तो हम सिर्फ उनका 2 घंटा मांगे और उन 2 घंटों के टाइम में एक मिला जुला बहुत अच्छा प्रोग्राम, एक साझा कार्यक्रम करें जिसमें कि वो कहीं ना कहीं इस सेवा में आगे बढ़ सके। आप इसमें देख रहे हैं कि एक स्लाइड में ये युवा जो है वो शपथ ले रहे हैं। तो ये छोटी सी शपथ एक सिंबॉलिक है कि किस प्रकार से वो सिंबल यूज करके रोटरेक्ट का, रोटरी का, और न सिर्फ अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, बल्कि अपने राष्ट्र को भी काफी कुछ दे सकते हैं। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि अवेयरनेस एक्टिविटीज जो हैं, जैसे नीड ऑफ द आवर, मैं हमेशा इस बात को कहता रहता हूं कि हमको अनरीच तक पहुंचना है। जिसको कहीं से कुछ सहायता मिल सकती हो, जो कहीं पर कुछ काम करा सकता हो, जिसकी कहीं तक पहुंच हो, उनको छोड़िए, पर आप उस अंतिम छोर तक जाइए, उस अंतिम व्यक्ति तक जाइए जिसको कि इसकी आवश्यकता है कि आपके संग वो जुटे, आपके संग जुड़कर काम करे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है मेरी प्रैक्टिस में जहां कभी किसी गरीब मरीज को मैंने फ्री में देख लिया, उसको दवा भी दे दी, पर वो फिर आया नहीं लौट कर। और वो लौट कर नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने उससे पूछा कि भी तुम्हारी आंख खराब हो रही है, तो माए ने बोले साहब आने जाने के भी पैसे नहीं थे। तो अभी अगर हम इन चीजों पर ध्यान दें तो हम बहुत सारी चीजों पर एक छोटी छोटी यूनिट बनाकर, और एक छोटी सी बूंद, एक छोटा सा अगर दिया जले तो वो बहुत सारे उन और दियों को भी इनकरेज कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। और हमें ईच वन ट्रीट वन का भी एक स्लोगन ले सकते हैं कि एक व्यक्ति एक समस्या, एक परिवार को अगर एक युवा लेता है, उसके सारे कंपोनेंट्स को हम लोग प्रॉपरली हैंडल करा सकते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है, मैंने बहुत ज्यादा समय ना लेना उचित समझा, कि this always I've been telling, sharing with people that you are the key and you are the hope. चाहे वो हमारे दिनेश जी हों, चाहे हमारे जो गौरव साहब हैं वो हों, प्रवीण हों, आने वाले प्रवीण कटियार और पवन अग्रवाल जी हों, आपके रोटरेक्ट के मेंबर्स हों, मैं सबसे ये अनुरोध करता हूं कि अपने सप्ताह का 2 घंटा एज ए वॉलंटियर आप किसी भी काम में जो आपको अच्छा लगे, और अगर आप संगठित वे में करना चाहते हैं तो हम इसकी एक फॉलोअप मीटिंग भी कर सकते हैं, जो कि कुछ लोगों के द्वारा अटेंड की जाए, जिसमें हम एक कुछ गाइडलाइंस बना सकें, जिससे कि हम कुछ काम आगे कर सकें। और अंत में मैं आपसे ये थोड़ा शेयर करना चाहता हूं, मैंने 2 कॉन्सेप्ट्स को लेकर अभी एक नए प्रोग्राम्स चालू किए हैं। एक तो मेरा अपना 70 वर्ष पूरे हुए, तो मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर का एक पार्ट याद आया, जिसमें कि राज कपूर एक जोकर था और काफी समय तक वो बीच में सर्कस में काम नहीं कर रहा था। तो 2 मित्र जो थे उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि राजू, इस समय जब वो सर्कस में काम नहीं कर रहा था तो वो कहाँ था? तो उस मित्र ने कहा कि वो ये तो मैं नहीं जानता कि वो कहाँ था, पर मैं ये जानता हूं, मैं ये निश्चित हूं कि वो जहां भी था खुशियां बांट रहा था। तो आप जहां भी हो, जो काम आप कर रहे हो, खुश रहें और खुशियां बांटें।
और एक आशा का एक दीप जलाएं, क्योंकि दीप जो है वही दूसरे दीप को अवसर देगा, उसके अंदर एक बोध पैदा करेगा। तो मैंने जो एक त्याग की एक पहल करी है कि वो प्रकाश प्रोजेक्ट आंखों में और जिंदगी में, तो मलिन बस्तियों में बहुत सा काम है। दिनेश जी, आपके पास पूरा डिस्ट्रिक्ट है, बट यू कैन स्टिल, you are a good leader and motivator within and without, so you can plan something and I am always there for this. और दूसरे मैंने ये देखा दिनेश जी की 70 का जब मैं हुआ तो मेरे पास जो मरीज आते थे उनमें मैं 70 वालों की तरफ अब ज्यादा सोचने लगा। जब मैं उनको देखता था, उनसे मिलता था, तो मुझे बहुत सारे उनकी आंखों में कोई चमक नहीं दिखाई पड़ती थी, उनकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नजर नहीं आता था, उनकी आंखों में कोई दीप जलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता था। जिंदगी है, कट गई है डॉक्टर साहब, थोड़ी और कट जाएगी। एक 50 साल की महिला का मैंने ऑपरेशन किया और वो मुझको प्यार दे के मुझे आशीर्वाद दे रही थी। अब वो यही भूल गई थी कि वो 50 की, मैं 70 का हूं। क्यों? क्योंकि उनको उम्र का ही बोध नहीं रह गया है। तो ऐसे लोगों के साथ कुछ ऐसा काम करिए दिनेश जी जो आपको रोटरी, आपको कानपुर का समाज और आपको विश्व भी याद रखे। मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि आप बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लेके चल रहे होंगे, पर जो नीड ऑफ द आवर है, जिसको हम लोगों को समझना है कि अगर आप एक आशा का दीप किसी ऐसी झोपड़ी में, जो ये झोपड़ियां यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ऐसे किसी झोपड़ी में रहने वाले किसी इंसान के घर में एक छोटा सा दिया जला है, आशा का दिया जलाएं, खुशी का दिया जलाएं, तो कितनी लोगों में खुशी होगी। और अंत में सिर्फ मैं यही शेयर करना चाहता हूं कि खुश रहिए और खुशियां बांटिए। आप देखिए, छोटा सा बच्चा, इसके पास कोई मोबाइल नहीं है, ये अपने चप्पल को मोबाइल की तरह यूज कर रहा है, और एज इफ वो सब बच्चे कितने खुश हैं, जैसे कि वो सेल्फी ले रहे हो। आप इस चेहरे की, इनकी झुर्रियों पर ध्यान मत दीजिए, पर इनकी झुर्रियों के साथ साथ इनके चेहरे की मुस्कान देखिए कि इनकी मुस्कान में कितना संतोष, कितना आत्मविश्वास है। ऐसे बहुत सारे चेहरे आपके सामने आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम खुश रहेंगे, खुशियां बांटेंगे और इस साल को यादगार बनाएंगे, जिससे कि हम ये गर्व से कह सके कि हमने दिनेश जी के साल में कुछ काम किया, हमने गौरव जी के साल में कुछ काम किया, प्रवीण के साथ में कुछ काम किया। So thank you very much. I don't know whether I have much time, but then I thought that I should be limited to all this, and मेरे जो विचार हैं, मेरे जो आइडियाज हैं, वो मैं हमेशा तैयार हूँ शेयर करने के लिए, मैं उन पे कुछ काम करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि माय प्रायोरिटीज विद कोरोना हैव चेंज्ड नाउ। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इसके लिए इतना उपयुक्त समझा और आपने मुझे ये अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच रिस्पेक्टेड बहुत अवध दुबे साहब। निश्चित तौर पे मानिए कि खुश रहना और खुशियां बांटने को जिस प्रकार से आपने संबोधित किया और छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में हम लोग को बताया, और वाकई कोविड के समय में जब हम लोग लॉकडाउन में थे तो हम लोग ने देखा कि हम लोग ने अपनी जरूरतें निश्चित तौर पे बढ़ा रखी हैं। जिन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं थी उनको अननेसेसरी हम लोग ने ओढ़ रखा था, और छोटी छोटी चीजों के साथ भी हम परिवार के साथ खुश रह सकते थे। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चा मोबाइल के चप्पर से सेल्फी खींचता है, तो हम लोगों के पास भी अगर किसी चीज की दिक्कत होती थी तो हम लोग ने घर ही के आइटम से उस चीज को यूज किया और उसमें बहुत आनंद उठाया, क्योंकि जो पुरानी चीजों से एक जुड़ाव होता है उसको अपने को पाने में बहुत एक अंदर से आनंद आता है। और आपके वक्तव्य में एक 70 साल का अनुभव निश्चित तौर पे हम सभी ने देखा, और 40 वर्षों से अधिक आपकी सेवाएं इस समाज को मिली हैं, इसके लिए मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के हमारे दूसरे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बड़े भाई डॉक्टर गणेश शंकर जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरीज GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर के, और एक बहुत बड़ा आपके साथ एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कोविड का समय चल रहा है, डॉक्टरों को बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत योगदान देना पड़ा है, और आप GSVM मेडिकल कॉलेज में कोविड टास्क फोर्स के इंचार्ज थे, और हमारे रोटेरियन साथियों को या हमारे परिचित में किसी को भी कभी किसी प्रकार की असुविधा होती थी या हमें कोई जरूरत होती थी, डॉक्टर साहब को हम फोन करते थे और मिनटों में हमारे वो काम होते थे। मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर
गणेश शंकर जी को। आपका टॉपिक है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कोविड। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच गौरव। आई एम ऑडिबल? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? सर ऑडिबल। यस यस, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रोटरी क्लब परिवार के पदाधिकारी श्री दिनेश शुक्ला जी, सुधीर जी और पवन जी, सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और अपना प्रणाम निवेदित करता हूं कि आपने इस प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म पर मुझे अपने विचार रखने का एक मौका दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रवीण कटियार जी का, जो इस कार्यक्रम के कन्वीनर हैं, और हमारे छोटे भाई गौरव अग्रवाल का, गौरव ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटे भाई को धन्यवाद तो नहीं करना चाहिए, हमारी शुभकामनाएं बल्कि आपके साथ आशीर्वाद है हमारा कि आपने मुझे इस प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म से जुड़ने का एक मौका दिया। और सर ने अवध दुबे सर, जो कि मेडिकल फील्ड के सम्मान के पर्यायवाची हैं इस कानपुर शहर में, सर के साथ मुझे बोलने का एक मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान का विषय है, बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है। दिनेश शुक्ला जी ने, सर ने, आपने अपने टॉक में जो मोटिवेट किया है, मैं खुद बहुत ज्यादा पॉजिटिव और एनर्जाइज फील कर रहा हूँ। मुझे तो लग रहा था कि सर की टॉक हो गई, मुझे लगता था कि आपको कंटिन्यू करनी चाहिए थी, हम लोग फिर कभी बोल लेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा सर, आज बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है और हमें लगता है कि अगर आपकी कही हुई बातों को इस कार्यक्रम में जितने भी लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, हम सभी लोग अपने जीवन में आत्मसात करें तो कोरोना हो या डिप्रेशन हो, सब भाग जाएगा और जीवन एक पॉजिटिविटी से भर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सर, आज बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। पवन जी ने बहुत ही कम शब्दों में अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व का परिचय दिया, कहा कि मैं कुछ सीखना चाहता हूं, एक टेक होम मैसेज ले जाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि शायद मैं कुछ ऐसा बता सकूं जिससे कुछ सीखने के लिए शायद आप सभी को कुछ मिल सके। हमारे यंग साथी भी जुड़े हुए हैं, हमारे छोटे भाई बहन तन्वी, देवांशु, सागर, सभी लोग ऑर्गेनाइजिंग टीम है। तो इतने हमारे यंग, डायनामिक, एनर्जेटिक हमारे छोटे भाई बहन इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं। हमारा बहुत बहुत बेटा, हमारा शुभ आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। मेरा जो विषय है, मैं कुछ अपनी स्लाइड्स दिखाना चाहता हूं। मेरी स्लाइड्स आप लोगों को दिख रही हैं? यस सर, यस सर। ये जो विषय, जिस विषय पर बात करने के लिए मुझे निर्देशित किया गया है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 फ्रॉम डिस्ट्रेस टू डी स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात क्यों की जा रही है, हम लोग इस विषय पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? मनोवैज्ञानिक प्रभाव इस कोरोना महामारी का बहुत ही बड़ा पड़ा है समाज पर, बहुत बड़ा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बिग प्रॉब्लम है। अगर हम ये कहें कि नहीं, ये समस्या कोई बड़ी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोग सच्चाई से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। जहां लाखों लोग पूरे विश्व के इससे अफेक्टेड हो गए हैं, भारतवर्ष में भी अपने करीब 6 लाख केसेस के आसपास हो गए हैं, कानपुर में भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि नहीं, समस्या नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक ऑस्ट्रिच फिनोमिना हो जाएगा, सच्चाई से मुंह मोड़ने की बात हो जाएगी। कानपुर मेडिकल कॉलेज में हम लोग यहाँ कोविड के मरीज निरंतर देख रहे हैं। कोविड टास्क फोर्स अपना काम कर रही है। टेलीमेडिसिन के थ्रू यहाँ पर पेशेंटों को देखा जा रहा है और पेशेंट्स, जो हमारी साइकोलॉजिकल असेसमेंट कमिटी है, उसमें जो हम लोग फोन रिसीव कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि अचानक उलझन, तनाव, बेचैनी, डिप्रेशन, नींद ना आना, इन सब की समस्याएं बहुत बढ़ गई। तो करीब अभी 20 दिन पहले
मेरा और हमारी जो मनोविज्ञान की जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था मनोरोग विशेषज्ञों की है, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी, उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर पीके दलाल साहब का एक आर्टिकल दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर छापा गया था, इसलिए ही क्योंकि कोरोना के कारण मनोवैज्ञानिक समस्याओं में अचानक 33% का उछाल आ गया है। मनोवैज्ञानिक समस्याएं समाज में वैसे भी बहुत ज्यादा हैं, अचानक उनमें और ज्यादा उछाल आया है। इससे हमारे मनोविज्ञान और हमारे शारीरिक विज्ञान दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों आपस में कनेक्टेड रहती है। अगर हमारा माइंड ठीक नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी भी ठीक नहीं रहेगी। तो अगर इन चीजों को हमें समझना है कि मनोवैज्ञानिक किस तरीके के प्रभाव पड़ रहे हैं, तो हमें उनके सॉल्यूशंस भी खोजने हैं, और सॉल्यूशन समझने के लिए हमें साइकोलॉजिकल जो उनके प्रिंसिपल्स हैं उनको समझना पड़ेगा। तो इससे हमें बड़ा डिस्ट्रेस हो रहा है। डिस्ट्रेस आजकल बहुत कॉमन बात है, कहते हैं हमें डिस्ट्रेस हो गया है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि किस प्रकार का तनाव, मानसिक तनाव, जिसके कि सामाजिक कारण हो सकते हैं, सोशल, फिजिकल, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन आदमी उससे उभर नहीं पाता, कोप अप नहीं कर पाता है। इससे हमारे क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ जाता है, हमारे कुछ प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जिससे हम अपने कार्य में अपना 100% नहीं दे पाते हैं, हमारा बिहेवियर बदलता है, हमारे संबंधों पर प्रभाव पड़ जाता है। तो ये डिस्ट्रेस डेवलप हो जाता है। इसके कारण बहुत सारे हैं। क्या क्या कारण है? जैसे एंजाइटी, पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब में बहुत उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, पसीना बहुत आता है। डिप्रेशन के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इतनी बड़ी एक घटना देखी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, हमारे इतने प्रतिभाशाली कलाकार जो थे, उनके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण उनका देहावसान हुआ। तो उसका कारण डिप्रेशन भी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है शायद आत्महत्या की या और भी कुछ चीजें, खैर मैं उनमें नहीं जा सकता हूं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन आदमी को आत्महत्या करने तक पे प्रेरित कर देता है। हम लोग आए दिन अखबार उठाते हैं, मॉर्निंग में देखते हैं, रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटनाएं मिल जाती हैं। अभी 3 दिन पहले कानपुर शहर में और आसपास एरियाज में मिलाकर 8 लोगों ने 24 घंटे के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो जब सुसाइड आदमी कर लेता है, हम लोग दुनिया भर की बातें बोलते हैं, लेकिन उसके पहले के कारण हम नहीं समझना चाहते। हम ये नहीं समझना चाहते हैं कि डिप्रेशन एक बड़ी अलग प्रकार की समस्या है। डिप्रेशन के लक्षण, डिप्रेशन को हम लोग साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर्स जो होते हैं, मेडिकल साइंस में डायबिटीज और हाइपरटेंशन थे पहले, अब इसमें डिप्रेशन भी जुड़ गया है। WHO ने 2017 में अपनी थीम रखी थी डिप्रेशन लेट्स टॉक। क्यों रखी थी? क्योंकि डिप्रेशन इस समय विश्व की सबसे प्रबल समस्या है, सबसे व्यापक समस्या है। तो जब कहीं अगर हमें दर्द होता है, हमारे दांत में भी दर्द होगा, हम डेंटिस्ट के पास तुरंत पहुंचते हैं, लेकिन जब डिप्रेशन होता है तब एक्सपर्ट के पास पहुंचते पहुंचते कई बार बहुत देर हो जाती है। इतनी देर हो जाती है कि या तो व्यक्ति सुसाइड करने के विचार उसमें आने लगते हैं या अटेम्प्ट कर चुका होता है। घर के लोग भी इन चीजों को नहीं समझते। आज भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने को एक बड़ा स्टिग्मा माना जाता है समाज में। अगर आप हमारा लेक्चर सुनेंगे, कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल समझ भी गए, और आप अपने किसी मित्र को जिनको कि डिप्रेशन है, आप कहेंगे जरा साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करिए, तो वो कहेंगे क्यों जाएं भाई, मेरा दिमाग खराब है क्या? तो ये सामान्य निगेटिविटी है। हम मेरे प्रेजेंटेशन का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि मैं सेंसिटाइज कर सकूं आप लोगों को कि मानसिक स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। डिनोमिनेटर ऑफ एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज आवर मेंटल हेल्थ। हमारे जीवन में जो भी हम सोचते हैं, हम करते हैं, जितनी सफलता अर्जित करते हैं, जैसे हम एस्पिरेशंस रखते हैं, जो टारगेट बनाते हैं, सारे के सारे इन चीजों का आधार हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है। मेंटल हेल्थ हमारी ठीक रहती है तो लाइफ ठीक चलती है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, नींद नहीं आती हमें। लोग कहते हैं पैनिक अटैक्स हो गए। पैनिक अटैक्स क्या होता है कि अचानक बैठे अच्छे से बात कर रहे हैं, आधे घंटे के अंदर अचानक हमें बहुत ज्यादा उलझन हो गई, इतनी उलझन हो गई कि लगा हमारी जान निकल जाएगी। सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम हो जाता है, जान जाने की जैसी अवस्था हो जाती है। एडिक्शन की समस्याएं, नशे से जुड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं।
एक समस्या ओसीडी होती है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत ज्यादा साफ सफाई रखे, बार बार हाथ धोता है, बार बार अपनी साफ सफाई करता है, फिर भी उसका मन नहीं मानता। घर के लोग उसकी आदत से बड़ा परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि ये समस्या भी होती है। इसके भी केसेस बहुत सारे आजकल बढ़ गए हैं। साइकोसिस का मतलब होता है माइंड का पूरी तरीके से अपसेट हो जाना। जब माइंड अपसेट होता है तो उसके लिए साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं होती है, कोई भी सामान्य व्यक्ति बता सकता है। इसके बाद की दो इंपॉर्टेंट समस्याएं हैं कि आजकल हम लोग देख रहे हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम अमंग चिल्ड्रन एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अमंग एल्डर्स, यानी कि हमारे बच्चों में स्वाभाविक समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा जो है दिन भर मोबाइल में गेम खेलता है, दिन भर वीडियो गेम खेलता है, दिन भर मोबाइल में वीडियोस देखता रहता है। तो इस प्रकार की समस्याएं बहुत आती हैं। और वृद्धावस्था की समस्या, वृद्धावस्था जो हमारे घर के वृद्ध हैं उनमें बहुत सारी समस्याएं हो गई। किस प्रकार की? डिप्रेशन की समस्याएं होती, उलझन की समस्याएं। वो खुद भी बड़े डरे रहते हैं कि क्या हम करें, कहीं हमें ना कोरोना वायरस इन्फेक्ट हो जाए, कहीं हमारे बच्चों का ना हो, नाती पोतों को ना हो जाए। वो बड़ा चिंताग्रस्त है। तो इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं कि आए दिन इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोग सिर्फ समस्याएं कहेंगे, उनका समाधान नहीं निकालेंगे तो भी गलत है। समाधान समझना पड़ेगा, कारण समझने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मानसिक समस्याएं जब होती हैं तो हर घर में एक साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, साइकोलॉजिस्ट है। बात को ना समझने की कई बार खामियाजा, गलती का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तारे जमीन पर है फिल्म देखी हम लोगों ने, तो उसमें क्या दिखाया कि एक बच्चा है, उसको प्रॉब्लम है, लेकिन उसका फादर उसको डांटता रहता है। उसे पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है कि ब्रेन में न्यूरोकेमिकल इंबैलेंस भी हो सकते हैं, ब्रेन का एंजाइटी अलार्म मेल फंक्शन कर सकता है। ये सारे के सारे हमारे ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो जब देखा गया कि नहीं, वो डिस्लेक्सिया नाम की एक समस्या से ग्रसित है, तो जब उसको मोटिवेट किया गया तो उसने जीवन में बहुत बड़ी सफलता अर्जित की। तो कहीं ना कहीं इसके साइंटिफिक बेसिस भी हैं। अगर हमारा बच्चा यंग 18 साल का है, पढ़ाई नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा रहता है, काम नहीं करता है, रात भर जागता रहता है, मोबाइल पर चैट करता है, दिन में सोता रहता है, तो अधिकांशतः पेरेंट नाराज होने लगते हैं और हम अपने अनुभवों को उसके ऊपर डालते हैं। मैं जब था तुम्हारी एज में तो मैंने कितना स्ट्रगल किया था, तुम्हें सब कुछ बहुत आराम से मिल गया, इसलिए तुम उसकी वैल्यू नहीं समझते। तो इस प्रकार के कई बार इस प्रकार के सिद्धांतों की वजह से कहीं ना कहीं उसकी जो अंडरलाइन समस्या है, उसका जो रूट कॉज है, वो मिस हो जाता है। हम समझ ही नहीं पाते हैं, मिस कर जाते हैं हम कि हो सकता है बच्चे कोई प्रॉब्लम हो रही हो, क्यों ना डॉक्टर या कंसल्ट की ओपिनियन ली जाए। तो हम खुद ही मोटिवेट करने के चक्कर में बड़ी समस्या क्रिएट कर देते हैं। हमें समझना चाहिए कि इस प्रकार की समस्याएं समाज में बहुत ज्यादा हो गई हैं। 15 साल पहले आप कितने सारे लोगों को अखबार में पढ़ते थे कि यंग बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब आए दिन है, आप बच्चे को डांट के देख लीजिए तो आए दिन वो आपको धमकी देगा, आए दिन घटनाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें कारण समझने पड़ेंगे। इनके समाधान क्या है? यानी कहने का मतलब है कोविड कोरोना की वजह से और इन जनरल समाज में मनोवैज्ञानिक समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। समाधान क्या है? समाधान, बहुत सारे समाधान तो हमारे प्रतिष्ठित वक्ताओं ने ऑलरेडी पहले ही बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। कुछ चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। पहली बात तो इस बात को समझना कि हर तनाव इलाज के लायक नहीं होता, हर तनाव के लिए इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। एक तनाव अच्छा भी होता है, उसको यूज स्ट्रेस कहते हैं, लेकिन जहां तनाव इतना ज्यादा पैदा हो जाए कि जो हमारे जीवन को अफेक्ट करने लगे, तो वहां कहीं ना कहीं एक्सपर्ट की ओपिनियन की जरूरत होती है। क्या होता है यूज स्ट्रेस, क्या होता है डिस्ट्रेस? दो बच्चे हैं, दोनों के 10th के बोर्ड के एग्जाम है। एक बच्चा कहता है कि भाई हमने बहुत एक एक्सपर्ट डॉक्टर गणेश शंकर की टॉक सुन ली थी, उन्होंने कहा कि तनाव वनाव नहीं लेना चाहिए जीवन में, इसलिए मैं एग्जाम का तनाव बिल्कुल नहीं लूंगा। दूसरा बच्चा कहता है बोर्ड्स के एग्जाम से 2 महीने रह गए हैं, मुझे बहुत तनाव ले रहा है, पढ़ना है, काफी एंजाइटी उसके मन में क्रिएट होती है, लेकिन वो पढ़ाई भी करता है। तो इस केस में सेकंड बच्चा जो होता है, जो तनाव लेता है, उसके तो ग्रेड बहुत अच्छे आ जाएंगे, जो बिल्कुल तनाव नहीं लेता है तो वो फेल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है तनाव ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन में सफलता लाए। तनाव ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे जीवन में हमारे क्रियाकलाप को, हमारे वर्क को निगेटिवली अफेक्ट करने लगे। बहुत सारे लोग हमारी टॉक के बाद पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमको भी उलझन होती है, हमें नींद नहीं आती, क्या मुझे कंसल्ट करना चाहिए आपसे, क्या मुझे मनोवैज्ञानिक समस्या हो गई है? इसका मैं एक बड़ा सिंपल सा सिद्धांत आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जैसे डॉक्टर अवध दुबे सर ने अपने
टॉक में 4 पिलर्स की चर्चा की थी, वैसे ही मैं आप लोगों को एक 4 पिलर्स के सिद्धांत बताता हूं। मानसिक स्वास्थ्य या हमारा जो जीवन है, इन 4 सिद्धांतों पर, 4 पिलर्स पे टिका हुआ है। क्या होते हैं ये 4 पिलर्स? ये 4 पिलर होते हैं हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ और हमारी लीजर टाइम एक्टिविटीज। ये 4 पिलर्स, यानी हमारी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है, यानी मेरा संबंध मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के साथ कैसा है। मेरा सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन मेरा कैसा है, क्या मैं सामाजिक जीवन में एक्टिव हूं, सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता हूं, या सिर्फ घर में बैठा रहता हूं और सिर्फ काम करता रहता हूं। भाई मुझे समाज में निकल के सामाजिक जिम्मेदारियों का भी वहन करना चाहिए, जैसे रोटरी का हर सदस्य समाज में निकल के आज समाज के हित में कार्य कर रहा है। तीसरा, प्रोफेशनल लाइफ यानी कामकाज। बच्चा है तो पढ़ाई करना उसका कामकाज है, व्यवसायी है तो व्यवसाय करना उसका कामकाज है, डॉक्टर है तो मरीज देखना उसका कामकाज है, हाउसवाइफ है तो घर के कामकाज करना और बच्चों की परवरिश करना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना उसका कार्य है। चौथा, लीजर टाइम एक्टिविटीज। ये तो दुनिया के लिए हो गया। खाली समय में अपने आप को खुश रखने के लिए अपनी रुचि का क्या कार्य करते हैं हम लोग। बहुत बार इन चारों में 2 पैरामीटर सिग्निफिकेंटली हमारे हैम्पर होते हैं। ना तो हम अपने लिए क्रिएटिवली कुछ करते हैं, ना अपने आप को खुश करने के लिए कुछ करते हैं, और कई बार दूसरा कोई डोमेन अफेक्टेड होता है। तो 4 में अगर 2 अफेक्टेड हुए तो फिर टेबल का बैलेंस रह नहीं जाएगा, वो गिर जाएगी। तो इसलिए 4 में से अपना हमें इवैल्यूएशन करते रहना है कि क्या मेरे जीवन के ये चारों पहलू ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। दूसरा, टू गेट टू नो द रियल पिक्चर। डॉक्टर साहब कोरोना मुझे भी हो गया है, अब कोरोना की तो कोई दवा है नहीं, कोरोना तो 2022 तक चलेगा। डॉक्टर साहब कोई इससे बच नहीं पाता है, बहुत डेंजरस बीमारी है, अब हम लोग पूरे जीवन बदल गया, अब हम हमेशा इसी प्रकार से जीवन यापन करेंगे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आदमी को रियल पिक्चर का ज्ञान ना होने की वजह से होता है। अरे दवा तो सर्दी खांसी बुखार की भी कोई नहीं स्पेसिफिक है, सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं, तो क्यों इतना घबराना। कोई घबराने की बात उतनी ज्यादा नहीं है। इससे बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम से हम लोग निकल चुके हैं पहले ही। कितनी मॉर्टेलिटी, 35% मार्स के केस में, सार्स के केस में 10%, कहां 2-3% मॉर्टेलिटी। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बच के रहने की जरूरत है। जितने सिद्धांत आप सबको पहले ही पता है वो अपनाने की जरूरत है। तो रियल पिक्चर समझिए। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे माइंड को तनाव से निकालती है। पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर बहुत बढ़िया तरीके की बातें हमारे वक्ताओं ने पहले भी की। हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में मैं बात करूंगा। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमको, ये मेरे प्रेजेंटेशन का टेक होम मैसेज रहता है, मैं बताता हूँ, और स्पिरिचुअलिटी के कुछ सिद्धांत। तो रियल पिक्चर समझनी है मुझे, ये इस बात को मैंने हाईलाइट किया। हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल क्यों हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हमारा माइंड और हमारी बॉडी बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप जिम करने जाते हैं तो आधे घंटे आप जिम करते हैं, थोड़ी देर में आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है। आपको पता है ऐसा महसूस क्यों होता है? इसलिए महसूस होता है कि जिस समय आप जिमिंग कर रहे होते हैं उस समय आपके ब्रेन से एंडोर्फिन, एनकैफ्लिन, डाइमॉर्फिन, एंडोमॉर्फिन नाम के केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं। ये हैप्पीनेस हार्मोन होते हैं, ये आपको अच्छा फील कराते हैं। पवन जी ने बताया, बहुत अच्छी बात की कि अगर मेडिटेशन करें तो पॉजिटिविटी क्रिएट की जा सकती है। डिप्रेशन से लड़ने का सबसे प्रमुख साधन है मेडिटेशन। तो कहीं ना कहीं हेल्दी लाइफस्टाइल में हम लोगों को एक रूटीन सेट करना चाहिए। आप सभी इतने सक्सेसफुल लोग इस समाज के हैं, आप में से बहुत सारे लोग एक वेल सेट रूटीन फॉलो करते हैं। अक्सर हम लोग देखते थे पुराने लोग बहुत समय के पाबंद और बहुत ही सेट रूटीन को फॉलो करने वाले थे। सेट रूटीन जब हमारा बना रहता है तो उलझन करने का वक्त हमारे पास बहुत कम मिलता है। कभी इसको देखिएगा, टाइम ही नहीं होता, हर आदमी का काम में बिजी है। इस समय आपको उठना है, इस समय एक्सरसाइज करनी, इस समय काम करना है, इस समय हिसाब किताब करना है, कल की प्लानिंग करनी है। उलझन करने का टाइम कहाँ है आपके पास? तो सेट रूटीन का बड़ा फायदा है। डाइट्स के बारे में कहने की जरूरत नहीं, सबको पता है, एक्सरसाइज, योगा। हॉबीज, मैं बोल रहा था ना 4 पिलर्स में एक हमारी हॉबीज का, हमारे लेजर टाइम का। इस समय लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोगों ने कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का बड़ा रोल है, रोटरी कितने सारे प्रोग्राम कंडक्ट कराती रहती है स्पोर्ट्स के। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं जोड़ना है।
दो किताबें मैं जरूर अपने प्रेजेंटेशन में हमेशा बोलता और दिखाता हूं लोगों को। ये एक बुक है द माइंड एंड इट्स कंट्रोल बाय स्वामी बुधानंद, आरके मिशन आश्रम में ये, और दूसरी बुक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ये मिल जाती हैं। 4 रुपए और 18 रुपए दाम है इन किताबों का, लेकिन जीवन को बदल देने की ताकत रखती हैं ये किताबें। माइंड के कंट्रोल को लेकर इतना सुंदर तरीके से इसमें लिखा गया है कि कैसे डिटैचमेंट एंड डिस्पैशन के प्रिंसिपल से हम लोग जिंदगी में सब कुछ अचीव भी कर सकते हैं और उसको अपना तनाव का कारण कभी बनने नहीं दे सकते हैं। निगेटिव चीजों से, तनाव से कैसे लड़ सकते हैं, ये सिर्फ अपने माइंड के कंट्रोल से हम लोगों को आ सकता है। गीता में भी कहा गया है कि जब अर्जुन बड़ा कंफ्यूज था, पूछा श्री कृष्ण कि प्रभु कैसे हम अपनी समस्याओं से निकले, कैसे इस कंफ्यूजन से निकले, तो श्री कृष्ण ने कहा कि अपने माइंड के कंट्रोल से। लेकिन ये उतना ही डिफिकल्ट है कि जितना कि आप एयर को पकड़ सके मुट्ठी में, लेकिन प्रैक्टिस से संभव है। मैं चाहूंगा कि कभी आप ये लोग जाएं और इस किताब को देखें, पढ़ें। स्वामी विवेकानंद का पूरा जो विवेकानंद साहित्य है 9 बड़े वॉल्यूम्स में, इतनी सारी किताबें, ये 100 पन्नों में उनको इकट्ठा कर दिया गया है। तो इसमें बड़े अच्छे पॉजिटिव सिद्धांत हैं, कभी देखिएगा। पॉजिटिव थिंकिंग क्यों हमको अफेक्ट करती है? जब हम कोई भी बात को सोचते हैं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, तब वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के 2 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड। आपको पता है जो इतने सक्सेसफुल लोग आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप अपने ब्रेन का सिर्फ 3% यूज करके इतने सक्सेसफुल हुए हैं। 97% आपने नहीं यूज किया, कभी यूज ही नहीं किया आपने। तो 3% से इतनी सफलता अर्जित कर ली, 97% यूज कर ले तो ना जाने क्या हो जाएगा। हॉलीवुड की एक बड़ी फेमस मूवी है लूसी, कभी देखिएगा, उसमें दिखाए 100% यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट है। तो 3% से आप इतना अचीव कर रहे हैं, लेकिन जो खजाना 97% का आपके दिमाग, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है, उसके बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया हम लोगों ने। जब हम कोई बात सोचते हैं तो मेरे सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, फिर ये मेरे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करती है, फिर ये मेरे हार्मोन्स को चेंज करती है, मेरी बॉडी को चेंज करती है, मेरी लाइफ को चेंज करती है। कैसे चेंज करती है? उदाहरण देखिए, जब कोई आदमी शराब का एडिक्ट हो जाता है, तो वो जैसे ही ऑफिस से घर जा रहा होता है, उसकी बाइक, अचानक उसकी नजर पड़ी अंग्रेजी शराब की दुकान, बस तुरंत उसकी मनोदशा पूरी बदल जाती है। अचानक उसकी बॉडी के हार्मोन, उसके ब्रेन में डोपामिन का हार्मोन का फ्लो होता है, कहता है पहले 2 पैग ले लूं, बाद में मेरी स्कूटर आगे बढ़ेगी। ठीक, तो ये लगातार विचार हमारी बॉडी माइंड को बदलते हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक्सरसाइज के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये मेरे प्रेजेंटेशन का टेक होम मैसेज होता है। जैसे कि पवन जी ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन उसका ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। क्या होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन? आपके जीवन में, अवर दुबे सर ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा, एक वीक में 168 घंटे में 1%, 1.68 आवर्स खाली निकालिए आप, लाइफ बदलेगी आपकी, समाज की भी, आपकी भी। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में 10 मिनट का टाइम लगता है रोज। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि अपने जीवन की जो सबसे प्रमुख 5 समस्याएं, उसको एक पेपर में लिख लीजिए। फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में शांतिपूर्वक बैठ जाते हैं, अपने हाथ को चेस्ट के लेवल पे रख के पहले 20 बार डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। उसके बाद हाथ को सामान्य अवस्था में रख के आसन की मुद्रा में उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट समस्या का चिंतन आरंभ करिए। कोई हल वल नहीं निकालना है, कोई हाई फाई थिंकिंग नहीं करनी है, पास की चीजें, फ्यूचर की चीजें, और आज मैं सॉर्ट आउट कर ही दूंगा अपनी समस्या को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने माइंड की एनर्जी को उस समस्या पे फोकस करना है 5 मिनट। ऐसा आप रोज रोज करिए। आप 5-7 दिन में देखेंगे ऐसा सोल्यूशन उस समस्या का निकलेगा कि कोई दुनिया का आदमी आपको वो सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। आप अपने आप को जितना अच्छे से जानते हैं उतना अच्छा कोई नहीं जानता है। तो इस प्रैक्टिस को रेगुलर अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। टॉपिक चेंज भी किए जा सकते हैं। मेरा उनसे संबंध क्यों अच्छा नहीं होता है, मेरे काम में, व्यवसाय में क्या समस्या आ रही है, मेरी इंटरपर्सनल प्रॉब्लम में क्या दिक्कत, मुझे गुस्सा क्यों आता है, ऐसा कोई भी विषय उठा के हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यूज कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिद्धांत बिल्कुल इस ग्राफ के माध्यम, इसके कोण के माध्यम से बताता हूं कि देखिए, हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम था विलियम मैस्लो। उन्होंने कहा इंसानी दिमाग की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है? इस जरूरत को समझिए।
हमारी इंसानी दिमाग की जरूरत के 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो हमें खाना पीना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। दूसरी है हम सेफ रहना चाहते हैं, हमारी जान बचे। तीसरा आता है जो हमें, ये 2 चीजें तो जानवरों में भी रहती हैं, इंसान से अलग नहीं है। तीसरी जो चीज है वो होती है लव एंड बिलोंगिंग्स। लव, हमें प्यार, इमोशन, केयर चाहिए और हम परिवार के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। चौथा आता है मान सम्मान। समाज में हमें जब चीजें हमने अचीव कर ली, अब हमें घर हो गया, गाड़ी हो गई, बैंक बैलेंस भी है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब क्या करें? अब हमें मान सम्मान चाहिए। तो ये चौथी स्टेज है जहां हमें मान सम्मान चाहिए। बहुत बार समाज के इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईएएस, बिजनेसमैन, एमबीए, सीएस, इस स्टेज में आके अपनी लाइफ को रोक देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि वाह, मैंने तो कुछ समाज सेवा भी कर दी, समाज में मान सम्मान भी मिल गया। यकीन मानिए इसके ऊपर की एक जो स्टेज है वही हमारे जीवन का मूल सिद्धांत, मूल उद्देश्य होती है। उसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हम किस लिए पैदा हुए, क्या हैं हम, क्या कर सकते हैं, जिंदगी भर सिर्फ लिया, दे क्या सकते हैं। इसका मोटिवेशन खत्म नहीं होता, चीजों को अचीव करने का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, इसका मोटिवेशन नहीं खत्म होता। तो जीवन का हर व्यक्ति को, हर इंटेलेक्चुअल का सिद्धांत होना चाहिए कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज को टच करें। लॉकडाउन इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दुनिया भर की चीजें लॉकडाउन नेगेटिव, लॉकडाउन में समस्याएं, बड़ी समस्याएं हुई लॉकडाउन में, माना। यकीन मानिए एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज गॉट अ पैकेज ऑफ गेन एंड लॉस। खाली लॉस ही नहीं है, गेन भी हर चीज में है। तो लॉकडाउन जैसा पीरियड लाइफ में दूसरा नहीं मिलेगा। मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि ये वो पीरियड था जिसमें कि हर इंसान को अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करने की ताकत थी, अभी भी है। हम सबको इसको यूटिलाइज करना चाहिए, प्रूव करना चाहिए कि हम अपनी निगेटिविटी को पीछे छोड़ के बेस्ट वर्जन सामने ला पाए, या ला रहे हैं, लाने की कोशिश में है। एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट टेक्निक का छोटा सा ग्राफ बताता हूं। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बच्चों में बड़ी सारी समस्याएं हैं। 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूं। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे बच्चे में बड़ी समस्याएं, इंटरनेट एडिक्शन हो गया है, स्क्रीन एडिक्शन हो गया है, कहना नहीं मानता। आप इस चार्ट को प्रिंट आउट निकाल के अपने ड्राइंग रूम में नोटिस बोर्ड पे लगा दीजिए। बच्चे को एक छोटा सा टारगेट दे दीजिए और कहिए बेटा ये 7 डेज चैलेंज, एक गेम खेल रहे हैं हम तुम्हारे साथ। लाइफ इज ब्यूटीफुल एक मूवी है, कभी देखिए, बहुत सुंदर है। तो कैसे बच्चे को मोटिवेट करते हैं, एक स्टोरी है। तो उसमें आप क्या करेंगे, बच्चे को एक टारगेट देंगे। जैसे आप कहेंगे बेटे जब मैं कहूं तब फोन मुझे दे देना, या आप अपना निगोशिएट कर सकते हैं बच्चे के साथ कि क्या आपको टारगेट सेट करना है। फिर अगर बच्चा एक दिन आपका कहना माने तो रिवॉर्ड के रूप में एक फ्लावर बना दीजिए, ना कहना माने तो पनिशमेंट के रूप में एक क्रॉस बना दीजिए। आप 7 डेज ये करिए, यकीन मानिए 7 दिन में बहुत प्रभावशाली परिवर्तन बच्चे केस में आते हैं। बच्चा कोई गिफ्ट प्राइस बहुत बड़ा नहीं देना है, छोटा सा कुछ दे देना है, लेकिन बच्चा उस प्राइस को पाने के लिए अपने स्वभाव में परिवर्तन 100% लाएगा। फिर एक बात मैंने कही थी, वृद्धावस्था में बहुत सारे लोग परेशान हैं। अवध दुबे सर ने भी बताया 70 साल की एज में कैसे मोटिवेशन की कमी आ जाती है। आज जो यंग जनरेशन के लोग होते हैं उनमें अचीव करने की कितनी ताकत, कितनी इच्छा होती है कि आज मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। जब एज 70-80 हो जाती है तब मोटिवेशन क्या होता है, थोड़ा कम होने लगता है कुछ लोगों का। ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। फिर वो किस चीज के लिए कंसर्न रहते हैं, अपनी बॉडी के लिए कंसर्न रहते हैं। मेरा पेट खराब रहता है, मेरा सर भारी रहता है, मुझे कमजोरी लगती है। आप सारे टेस्ट कराते हो, सब निगेटिव आते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है उनके पास टाइम, वो चाहते हैं, वो जो मिलता नहीं है। आज हम लोग दे सकते हैं, तो उनको टाइम की जरूरत है। साथ में उनको बस ये फील कराइए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, वो इंसाइक्लोपीडिया है, एक्सपीरियंस इंसाइक्लोपीडिया इस परिवार के। ये महसूस कराना ही बहुत उनके लिए प्रमुख एक एक्टिविटी हम लोग की तरफ से हो जाती है। ये एक हमारी सोसाइटी है, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी.org। जब भी आपकी लाइफ में कहीं कोई डिप्रेस या परेशान मनोवैज्ञानिक समस्याओं से व्यक्ति मिलता है तो आप इस साइट को कोट करिए और कहिए, साइट पर आप जाइए। हमारी इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी में असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूं अपनी नेशनल बॉडी का। हम लोगों ने 1000 बड़े साइकियाट्रिस्ट, वेल क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट की वॉलंटियर लिस्ट बनाई है जो इंडिया के हर स्टेट में काम कर रही है। आप लोकल रीजनल लैंग्वेज में तमिल, तेलुगु, उड़िया और बंगाली, मराठी किसी में भी बात कर सकते हैं। तो ये लिस्ट पूरी मिलेगी। यूपी की लिस्ट मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए दे रखी है, किसी भी टाइम आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं।
हमारी एक हेल्पलाइन जीएसएम मेडिकल कॉलेज में हम लोग चला रहे हैं। सवेरे 8 बजे से रात 12 बजे तक आपको सारे एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो कि आपकी समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे, समाधान प्रोवाइड करेंगे। कोई भी दिक्कत हो किसी भी समय आप मुझसे ये लिस्ट को ले सकते हैं, इस हेल्पलाइन का नंबर ले सकते हैं। हम लोग एक टेलीमेडिसिन भी नंबर चला रहे हैं। इस टेलीमेडिसिन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ तक कि हम लोग प्रेस्क्रिप्शन भी दे देते हैं, काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं। मेरा नंबर है, कभी भी किसी भी सेवा के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। बस एक टेक होम मैसेज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। टेक होम मैसेज यही है कि डिनोमिनेटर ऑफ एवरीथिंग इन अवर लाइफ इज अवर मेंटल हेल्थ। हम लोग अपने शरीर के लिए तो बड़ा स्वस्थ एक्टिव रहते हैं, बढ़िया सा शैम्पू, बढ़िया सा फेस वॉश और हेल्थ चेकअप। व्हाट अबाउट अवर माइंड? माइंड के लिए तो कॉन्शियस ही नहीं रहते। कई बार तो गलतियां भी हो जाती है, हमारा अपना परिवार का सदस्य परेशान रहता है लेकिन हम जो है आगे बढ़ के उसकी मदद नहीं कर पाते। इसके लिए अवेयर रहिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, self actualization should be the goal. COVID-19 is an opportunity. COVID is an opportunity to make ourselves a better person. इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गणेश शंकर जी। आपने अपने टॉक में सारी बारीकियों को लेते हुए हम लोग के घर में 4 बिंदुओं के प्रकार से, जिस प्रकार से आपने बताया हमारे घर का एक परिवार है, उसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट किस प्रकार से हम करते हैं और बच्चों की सावधानियों को लेकर जो आपने छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग को बताए, निश्चित तौर पर मानिए आम जनमानस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ रोटेक परिवार की तरफ से और यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से। कार्यक्रम हमारे अंतिम पड़ाव पर है। मैं आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर प्रवीण कटियार जी को, जो कि कोऑर्डिनेटर है यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के, कि वो इस प्रोग्राम की को समराइज करें और छोटी सी जानकारी कि किस प्रकार हम फेसबुक और व्हाट्सएप और मीट के माध्यम से इस प्रकार कार्यक्रम को प्रकाशित कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर प्रवीण कटियार जी को। दोनों वक्ताओं ने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली और मैं समझता हूँ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे अभी जूम मीटिंग पे या फेसबुक पे जो लाइव देख रहे हैं, सभी को टेक होम मैसेज मिला होगा। और मैं ये आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है फेसबुक पर, वेलनेस फेसबुक पर। इसके साथ ही साथ CHM यूनिवर्सिटी का फेसबुक पेज है, उस पर भी लाइव चल रहा है। और ख़ास बात यह है कि आप कभी भी, क्योंकि ये लाइव वीडियो बाद में फेसबुक पर रिकॉर्डेड वीडियो में रह जाएगा, तो आप कभी भी इसको दोबारा देख सकते हैं, अपने मित्रों से शेयर कर सकते हैं और इस अच्छी जानकारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। हाथ से हाथ मिलाएं और एक लंबी चेन बनाएं, सभी को स्वस्थ रखने का संकल्प लें और इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रवीण कटियार जी। कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है। मैं अनुमति चाहता हूं हमारे आज के कार्यक्रम अध्यक्ष, रोटरी क्लब ऑफ कानपुर के सम्मानित अध्यक्ष रोटेरियन सुधीर मेहरोत्रा जी से, अगर आपकी अनुमति हो तो हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे और वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रण मांग लें। धन्यवाद गौरव। मैं समझता हूँ कि दोनों वक्ताओं ने जो ज्ञानवर्धन दिया है हम लोगों को, वो बहुत सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और अब समय आ गया है कि इनका धन्यवाद भी सब लोगों को किया जाना चाहिए, तो इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। धन्यवाद सुधीर भैया। मैं आमंत्रित करता हूं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए रोटरी क्लब ऑफ कानपुर के सेक्रेटरी डॉक्टर देवांशु भल्ला को, कि आज के कार्यक्रम का वोट ऑफ थैंक्स हम सभी के समक्ष रखें। Thank you Gaurav भैया। Good evening everyone. Rotary greetings. Myself Dr. Devanshu Bhalla, Secretary of Rotary Club of Kanpur. We had a wonderful valedictory ceremony and talk on stress management today on Doctors' Day celebration. Doctors are physically present God on earth. I would like to extend my gratitude towards today's chief guest, Rotarian Dinesh Chand Shukla ji, DG, RA District 3110, and towards our chief guest of honor, Rotarian Pawan Agarwal, DG nominee, RA District 3110. I would like to thank even President Rotarian Sudhir Mehrotra ji, President of Rotary Club of Kanpur, and I want to thank eminent speaker of today's talk, Dr. Awadh Dubey,
Chairman R.K. Devi Eye Research Institute, Kanpur, and Dr. Ganesh Shankar, Assistant Professor, Department of Psychiatry, CSGM Medical College. I want to thank the organizing secretary, Dr. Pratik, coordinator, University Institute of Health Sciences, CSJMU, Kanpur, and the program convener, Rotarian Gaurav Agarwal Jainji, Chairman, District Rotary Committee. I want to thank the University Institute of Health Sciences, CSJMU, Kanpur, and Rotary Club of Kanpur for organizing such a wonderful meeting. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you.